नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई दृष्टि की कक्षाएं हम चला रहे हैं। आप लोगों की इतनी डिमांड है कि सर ये करा दीजिए वो करा दीजिए। भाई नन्ही सी जान, कितना वजन डालोगे? ठीक है, फिर भी जितना संभव हो सकेगा उतना कराएंगे। आई दृष्टि तो कंप्लीट कराएंगे ही। ऐसा मान के चलिए कि लगभग 20 तारीख तक आपकी आई दृष्टि कंप्लीट हो जाएगी। तो जो लोग पुराना रिवाइज करना चाहते हैं, रिवाइज भी करते रहे। नेशनल करंट अफेयर्स हमने पूरा पढ़ लिया है 2 कक्षाओं में। आगामी 2 कक्षाओं में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक क्लास में हम लोग आर्थिकी वाले को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं प्रयासरत हूं कि डेली आपको कक्षाएं मिले, क्योंकि प्रश्न बनाना, उनमें टाइम लगना और पीपीटी बहुत टाइम टेकिंग चीजें हैं। खैर चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। और मैं क्यों कह रहा हूं इसको गारंटी वाली क्लास, क्योंकि करंट अफेयर्स के तो प्रश्न आएंगे ही। 20-25 प्रश्न तो करंट अफेयर्स के रहेंगे ही। और हमने एक नया प्रयोग पिछले वर्ष से किया है, इसमें अपेक्षित प्रश्नों का भी साथ में समावेश किया है। और वो प्रश्न हूबहू वैसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आजकल आपसे पूछ रहा है। मतलब मल्टी स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट का शायद ही कोई सवाल मैं बनाता हूं। सारे क्वेश्चंस मल्टी स्टेटमेंट वाले होते हैं, ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके सवाल कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस कक्षा की। इसी चैनल पर 2 क्लासेस नेशनल करंट अफेयर्स की और हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं, इसको देख रहे हैं, तो उन क्लासेस को भी जाके देख लीजिए। आई दृष्टि आराम से कंप्लीट करिए। दिक्कत क्या है ना, हम लोग करंट का इतना बोझ लेते हैं, जीएस भूल ही जाते हैं। आप सिर्फ करंट मास्टर जो करा रहा है उसके साथ करते रहिए, आराम से रिवाइज करते रहिए। रिवीजन को मैं मना नहीं करूंगा, रिवाइज करते रहिए। मैं कहता हूं आपसे किताब लेके बैठिए, जितना मैं पीला करता हूं आप पीला करते रहिए। किताब लेके बैठिए, रिवाइज करिए, और बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। डेली आप आइए, आराम से 1 घंटे में 2x की स्पीड पे लगा के 1.5x पे देख लिया करो, क्लास कंप्लीट हो जाती है। चलो, तो इसमें 4 पार्ट है। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय संबंध है, फिर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है जिसमें सूचकांक वगैरह इत्यादि हैं, फिर अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हैं और अंतरराष्ट्रीय आपदाएं इत्यादि हैं, घटनाएं वगैरह। तो ऐसे करके 4 सेक्शन हैं। तो पहला वाला जो सेक्शन है ये अंतरराष्ट्रीय संबंध, इससे कोई विशेष सवाल आएगा नहीं। प्रधानमंत्री यात्राओं पे जाते रहते हैं, सवाल कहां से बनेगा? अगर कोई देश उनको कोई सर्वोच्च सम्मान दे देता है, किसी देश के साथ कोई विशेष समझौता कर लेते हैं, तो हम इस वाले सेक्शन को थोड़ा स्पीडली पढ़ेंगे और उसी रूप में पढ़ेंगे जिस रूप में प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। सबसे पहले भारत क्रोएशिया यात्रा, आपको पता होना चाहिए क्रोएशिया बाल्टिक कंट्री है। तो प्रधानमंत्री यूरोपियन कंट्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ूंगा, जहां जरूरी होगा आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेनकोविच। अब क्या सर ये पूछा जा सकता है क्या? ये बहुत रेयर होगा अगर पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि नई नियुक्तियां भी बहुत सारी हुई हैं, उनमें से सवाल बनेगा। यहां से सवाल की संभावना ना के बराबर ही है। निमंत्रण पर 18 जून को क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा की है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। तो पहली यात्रा है, मतलब अब तक कोई क्रोएशिया गया नहीं है, इसलिए क्रोएशिया मैप पे एक बार देख लेना। यूरोप में बाल्टिक कंट्री जो इनमें सी टाइप का ही क्रोएशिया पड़ता है। इस यात्रा में 4 महत्वपूर्ण समझौते हुए। हर यात्रा में 2-4 समझौते होंगे। कुछ स्पेशल होगा तो ध्यान रखेंगे। सिंपल वही व्यापार बढ़ाना, कृषि, साइंस एंड टेक, एजुकेशन, यही समझौते सब में होते हैं। देख लो, कृषि में सहयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग, संस्कृति शिक्षा में सहयोग, जावेद विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ का नवीनीकरण। ठीक है, तो जावेद यूनिवर्सिटी में हिंदी पीठ खुल रही है। और जावेद यूनिवर्सिटी कहां है आपकी? क्रोएशिया। क्रोएशिया को मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की संभावना पर भी सहमति व्यक्त की गई है ना, कि मध्य यूरोप में भारत का प्रवेश द्वार हो। मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे पर भी महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया गया है। कौन सा सही नहीं है सवाल पूछा है हाल ही में पीएम। हालांकि इस टाइप का सवाल आएगा नहीं, लेकिन हम घटना कर रहे हैं तो सवाल करते रहें। और जितना ही अंतरराष्ट्रीय संबंध वाला है, इसमें बस जो महत्वपूर्ण है उसको ही ध्यान देना है, पूरी कथा नहीं ध्यान रखनी है, बार बार कह रहा हूं। क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा की, यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, इसको ध्यान रखोगे। इस यात्रा में 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। बिल्कुल ठीक है, कौन सही नहीं है? ना तो एक ना दो, दोनों सही हैं। भारत साइप्रस, साइप्रस भी वहीं आसपास पड़ता है, क्रोएशिया के नीचे की तरफ आप देखोगे साइप्रस पड़ता है, छोटा सा देश है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15-16 जून को तभी यहां गए थे, तभी यहां चले गए। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोला क्रिस्टोलाइडेस के निमंत्रण पर यह यात्रा 2 दशकों से भी अधिक समय के बाद हुई। मतलब 20 साल बाद कोई प्रधानमंत्री गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशीय यात्रा का प्रथम चरण था। इसके बाद G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा और क्रोएशिया का दौरा किया। मतलब कनाडा, क्रोएशिया और साइप्रस तीनों देशों में साथ साथ गए। तो G7 शिखर सम्मेलन अभी आगे देखेंगे हम, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में कनाडा में हुआ है। 1964 में भारतीय सेना साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का हिस्सा है।
जहां 3 भारतीय जनरल कमांडर भी रहते हैं। साइप्रस में जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना है उसका हिस्सा है, कोई बात नहीं। साइप्रस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों हेतु भारत की स्थायी सदस्यता के प्रति अपना समर्थन फिर से व्यक्त किया है। भारत ने 1974 में तुर्की के आक्रमण के बाद से संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के आधार पर साइप्रस की संप्रभुता व एकता का समर्थन किया है। तुर्की ने आक्रमण कर दिया था, तो ये सब कहानी बता रहे हैं। ये बेसिकली मेंस की दृष्टि से, मैं मेंस में भी जो महत्वपूर्ण देश है उन्हीं से सवाल आते हैं, खासकर यूपीपीसीएस में, तो ये बिल्कुल ना के बराबर सा इंपॉर्टेंट है। साइप्रस ने अपने को यूरोप में भारत के गेटवे या प्रवेश द्वार, मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे द्वारा एंट्री लो यूरोप में, तो उनको बहुत सारी चीजें कि बिजनेस, अगर भारत मान लो वहां को अपना एक बिजनेस हब मान के वहां से पूरे यूरोप में व्यापार करता है तो उनको भी फायदा होगा। उनको भी पता है कि भारत बड़ा कंट्री है उस संदर्भ में। इस संदर्भ में साइप्रस ने ये करा है, वो कह रहा है कि हम आपको शिपिंग, लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल हब की सुविधाएं देंगे अगर आप हमारे यहाँ आते हैं तो। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैक्यूरियास है ना, तो इसको याद रखना, क्या नाम है इसका, मैकारियोस, ठीक है। तो मैकारियोस और साइप्रस ऐसे लास्ट वाले में याद रखना, ये ग्रैंड क्रॉस सब में होता है, तो ये याद रखना मैकारियोस, ठीक है। मैकारियोस साइप्रस, तो एक कैसे भी याद रख लेना, मैकारियोस, ओस और साइप्रस। तो ओस जब आती है तो हम क्या करते हैं, मतलब कुछ भी ध्यान रख लेना, ओस और साइप्रस है ना, ताकि याद रह जाए बस। कौन सा सही है? भारतीय प्रधानमंत्री ने साइप्रस की गणरात की यात्रा की। इस दौरान साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस दी ऑफर्ड और मैरी की अवकाश, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये दोनों सही हैं। कौन सा सही है? 1 और 2, ठीक। तो ये पुरस्कार को याद रखना, पूछ लेगा किसने दिया, क्योंकि कई पुरस्कार मिले हैं तो हम अलग अलग देशों से याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये साइप्रस है, तो मैरी आकोसो ऐसा भी लग रहा है, वो भी प्रेस कर रहा है और साइप्रस भी प्रेस कर रहा है, ऐसे करके ध्यान रख लेना। भारत पराग्वे, पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना के पहली बार भारत आए, है ना, फर्स्ट टाइम भारत आए हैं। यह किसी भी पराग्वे के राष्ट्रपति की दूसरी यात्रा थी, है ना, दूसरी यात्रा थी, ये कुछ नहीं, दूसरी यात्रा थी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति, उसकी जो पराग्वे के राष्ट्रपति हैं उनकी दूसरी यात्रा थी, ठीक है। चलिए, इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, इन सबसे मुलाकात की, है ना। फिर पराग्वे गए थे, हमारे पीएम भी ये कह रहे हैं। हैदराबाद हाउस में इस टाइप की वार्ताएं होती हैं। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल और इन सब पर हस्ताक्षर करे। तो देखो, ये जितना भी अंतरराष्ट्रीय संबंध है ना, बोरिंग है। मैं इसमें से तुम्हें क्रक्स दे रहा हूं कि तुम्हें ध्यान क्या रखना है। तो अब तक हमें एक बात ही ध्यान रखनी है, क्रोएशिया हमें याद रखना है, बाल्टिक कंट्री है। मोदी जी साइप्रस गए, साइप्रस ने उन्हें अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया, वो भी लास्ट में प्रेस जैसे ही है, मरकी मेरी आकोस ऐसे करके याद रख लेना, ठीक। दोनों पक्षों ने मेकसुर अधिमान्य व्यापार समझौते के तहत मौजूदा व्यापार संबंधों को विस्तारित करने में, तो मेकसुर अधिमान्य व्यापार समझौता किसके साथ है हमारे पास? उसके साथ है। दोनों देशों ने पृथ्वी अवलोकन अनुप्रयोगों के विकास और कार्यान्वयन के अलावा इसरो इनकी हेल्प करेगा प्रक्षेपण सेवाओं में, पारिस्थितिकी तंत्र में। फिर आईएसए के 100वें सदस्य के रूप में पराग्वे, 100वां सदस्य के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में पराग्वे के शामिल होने का स्वागत किया। तो 100वां किसका है? पराग्वे। उधर को हट जा रहे क्यों? मैंने 100 का नोट दिया है, ऐसे ध्यान रख लेना कौन सही है। पराग्वे के राष्ट्रपति की भारत की यात्रा हुई। पराग्वे का 100वां सदस्य है आईएसए का। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में पराग्वे का स्वागत होना मतलब किया। तो ये जो एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है ना, जीवीए जो है, जीवीए भी एक महत्वपूर्ण नया गठबंधन बन के आ रहा है, जैव ईंधन गठबंधन। तो ये तीसरा भी सही है ना। तो कौन सही है? सभी, ऑप्शन नंबर डी, बी, 1 मिनट। 2 और 3, पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना ने पहली बार भारत आए, है ना, तो पहली बार ही तो थे। सेंटियानो पेगा पहली बार भारत आए, 2 से 4 जून, देख लेना एक बार, है ना, ये इतना कोई ऐसा कोई हुआ नहीं है। चलो, भारत अंगोला, है ना, क्योंकि मैं इसलिए इनको फॉर ग्रांटेड ले रहा हूं, हल्के में ले रहा हूं, सवाल आएगा ही नहीं, तो हमें ज्यादा टाइम क्यों खराब करना है, फटाफट पढ़ के निकलते हैं। केवल हमें अभी तक एक ही बात याद रखनी है, पराग्वे 100वां सदस्य बना और जो साइप्रस वाला पुरस्कार था मोदी जी को मिला वो। भारत अंगोला, तो हमें मतलब कहानी नहीं पढ़नी है इस क्लास की। मैं यही कोशिश करता हूं कि आपको कम से कम कंसाइज फॉर्मेट में चीजें दे सकूं। भारत अंगोला राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो गए दोनों देशों के बीच। इतने में वो हुआ था, राष्ट्रपति जोनल लेरेगो भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। अंगोला के किसी भी राज्य की 38 साल बाद हुई पहली यात्रा है। प्रमुख समझौते इस प्रकार हैं, आयुर्वेद में समझौता हो जाएगा, मैं वही कह रहा हूं, कृषि में समझौता हो जाएगा, संस्कृति शिक्षा के लिए समझौता हो जाएगा। इस दौरान
अंगोला आईएसए का फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और आईएसए का 123वां सदस्य बना। तो पराग्वे कितना 100वां और अंगोला कितना 123वां सदस्य बना। साथ ही भारत सरकार ने रक्षा खरीद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भी हेल्प की है। और ये याद रखना, अंगोला के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं, तो इनका नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, चलो, अंगोला के राष्ट्रपति जोआजो मैनुअल गोसालेंस लेरेको, देख रहे हो कितना नंबर नाम है, जोआजो मैनुअल गोंसालेव लेरेको, है ना। तो ये कह रहे हैं बताओ मेरे से कौन सा लेरेको, कौन सा जेव लेरेको, मेरे से कौन सा ले लेगा क्या अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता, कौन सा जॉन सा गेव लेरेको, कौन सा हमसे ले लेगा क्या अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता। अंगोला के राष्ट्रपति, इनको ध्यान रखोगे, सवाल सीधे सीधे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, सिंकल, है ना। चलो, कौन सा सही है। भारत अंगोला के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंगोला के राष्ट्रपति ने यात्रा की और 150वां सदस्य नहीं बना है, 123 बना है, इसको ध्यान रखोगे। दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, भारत चिली संबंध, जब भी आप चिली को याद रखोगे तो एंडीज पर्वतमाला को याद रखोगे, है ना। यहां ये अफ्रीका मैंने बना दिया क्या, 1 मिनट, ये आप ध्यान रखोगे, ये हमारा वो है अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ये एंडीज, और एंडीज पूरे चिली में है। भारत चिली 1949 से संबंध स्थापित हैं। इन दोनों के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिली की यात्रा की, है ना। तो तत्कालीन राष्ट्रपति, पुरानी बात है, पहले यात्रा की थी जहां खनन और दिव्यांग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चिली के राष्ट्रपति ये पहली बार आज की यात्रा पे आए। अभी तक 3 चीज हमें याद करनी है, साइप्रस का पुरस्कार, पराग्वे कौन सा देश था 100वां, अंगोला कौन सा देश था 123वां, और अंगोला के राष्ट्रपति जो हैं अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं, उनका नाम मराइक वो मेरे को, है ना, कौन लेगा मेरे से सदस्यता, इसे ध्यान रख लेना। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट 1 से 5 अप्रैल के मध्य अपनी पहली आज की यात्रा पर भारत आए। उनकी यात्रा के दौरान नई दिल्ली में शिखर वार्ता हुई, आगरा, मुंबई, बेंगलुरु भी गए। अब ये किसी मंदिर में ले जाते तो हमारे लिए वो महत्वपूर्ण हो जाता पढ़ने के लिए। 1 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति के मध्य हैदराबाद हाउस में वार्ता हुई, कुछ समझौते हुए। अंटार्कटिक सहयोग पत्र, भारत चिली सांस्कृतिक आदान प्रदान, राष्ट्रीय आपदा निवारण वो NDMA और वगैरह वो, और कोल्डको और हिंदुस्तान के बीच समझौता हुआ। अप्रैल 2025 में दोनों देशों ने व्यापक भागीदारी समझौता CEPA की भी बातचीत करने की शुरू की, दस्तावेज पर साइन कर दिए, खत्म, कोई महत्वपूर्ण चीज थी ही नहीं। भारत थाईलैंड संबंध, तो थाईलैंड आधुनिक राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए। 2022 में 75वीं वर्षगांठ थी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटागोर्न शिवनात्रा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3-4 अप्रैल को थाईलैंड की यात्रा पर रहे। थाईलैंड की तीसरी यात्रा, भैया 3 बार थाईलैंड चले गए, देख लो। 3 अप्रैल 2025 को PM नरेंद्र मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। फिर वही समझौता, क्या समझौते, थाईलैंड संयुक्त घोषणा की, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सूचना क्रांति में हेल्प करेंगे। मतलब मैं इनको पढ़ के आपका टाइम खराब नहीं करना चाह रहा, है ना। जो महत्वपूर्ण बात है, सवाल जहां से बन सकता है वो मैं आपको हाईलाइट कराऊंगा। बंदरगाह, नौवहन, सागरमाला के अंतर्गत इन्होंने जो है ललित कला विभाग समझौता किया, सूक्ष्म लघु उद्यम के बीच समझौता किया, पूर्वी क्षेत्र के विकास पर थाईलैंड विदेश मंत्रालय, भारत के पूर्वी हथकरघा पर वो होगा। तो समझौते हुए इसमें कुछ पूछा ही नहीं जाएगा कौन सा सही नहीं है। देखो, प्रधानमंत्री ने तीसरी बार यात्रा की थाईलैंड की, ठीक। इस यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी घोषणा पत्र हुआ, ठीक। थाईलैंड के बीच लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। कि हम क्या छोड़ आए क्या कहीं, हाँ ये है, ये जो हम पीछे पढ़ के आए थे ना, ये जो हम पीछे पढ़ के आए थे समुद्री विरासत परिसर, जो मैंने कहा था कि महत्वपूर्ण है, लोथल में बना रहा है, हम 1-2 देशों के साथ इस पर समझौता भी कर रहे हैं, तो इसको याद रखना। थाईलैंड के साथ हम समझौता कर रहे हैं। इसमें क्या है, भारतीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला प्रभाग और थाईलैंड के संस्कृति मंत्रालय के ललित कला विभाग के बीच लोथल गुजरात में जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC जो बन रहा है, ये सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहां बन रहा है, लोथल में, के विकास पर भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2 देशों के साथ कर रहे हैं। एक जो लोथल में ये बन रहा है, तो ऐसे याद रख लेना, लोथल भी तटीय है और थाईलैंड में भी थोड़ा सा तटीय मामला है, तो बोले इनसे कुछ हेल्प ले लेते हैं। तो एक तो थाईलैंड से हमने हेल्प मांगी है, जो हम राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बना रहे हैं, और किससे मांगेंगे, एक कंट्री और है, उससे भी थोड़ी सी मदद लेंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। मतलब देखो, प्रश्नों का ये लाभ होता है कि हम स्पीड में वो चीज छोड़ के आए, लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात कवर हो गई। तो क्या हो जाएगा, तीनों सही है, कौन सा सही नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। भारत श्रीलंका संबंध, तो भारत का पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत श्रीलंका एक प्रमुख स्थान रखता है। हमारी नीति है पड़ोसी प्रथम। श्रीलंका में राजनीतिक परिवर्तन के बाद वामपंथी नेता अनुराग कुमार दिसानायके, अभी इनको आगे याद करेंगे हम जब हम
वो करेंगे, नियुक्तियां इत्यादि करेंगे, तब राष्ट्रपति बने वो क्लासें मत छोड़ना। जो संक्षिप्तांकिकी वाली क्लास है ना, उनको मत छोड़ना। अक्सर क्या होता है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में तो व्यूज बढ़िया आते हैं, लास्ट तक आते आते लोग ढीले पड़ जाते हैं, तो वहां ढीला मत पड़ना, वो क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, चलिए 4 से 6 अप्रैल 2025 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर रहे। इससे पूर्व उन्होंने 2019 में श्रीलंका का दौरा किया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई, 7 समझौते ज्ञापन हुए। विद्युत के निर्यात के लिए डिजिटल परिवर्तन बड़े स्तर पर करेंगे। त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र, तो ये याद रखना भारत लंका में कौन सा एनर्जी एक पॉइंट बना रहा है, दैट इज त्रिंकोमाली के विकसित किया जाएगा। और भारत सरकार, श्रीलंका सरकार और संयुक्त अरब सरकार के मध्य समझौता हुआ त्रिंकोमाली। तो याद रखना 3 जगह है, त्रिंकोमाली है ना, तो 3 लोगों ने समझौता किया है, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और लंका। रक्षा समझौते पर दोनों के बीच समझौता हुआ। पूर्वी प्रांत के लिए अनुदान दिया। स्वास्थ्य शिक्षा पर हमने काम किया। और भारत फार्माकोपिया आयोग और श्रीलंका के राष्ट्रीय औषध नियामक प्राधिकरण के मध्य फार्माकोपिया समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण का पुरस्कार दिया। तो ये तो इसमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो नाम में ही है श्रीलंका मित्र विभूषण, तो जो नाम से ही क्लियर है वो कोई नहीं। और वो क्या था, वो साइप्रस था, प्रेस कर रहा था, ऐसे ही वो लास्ट में भी उसके निकस पिकस करके था, मेरिया पिकस करके, उसको ध्यान रख लेना है ना। ऐसे ही याद रख, तुम कतई रटोगे भूल जाओगे पेपर में जाके, ध्यान रख लो बस, पेपर तक ले जाओ। और ध्यान कैसे रहेगा, रिवीजन से। इन क्लास को 2x पे लगा के फिर रिवाइज कर लो। ठीक है, चलो, यह सम्मान विदेशी नेताओं को दिए जाने वाला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है, श्रीलंका मित्र विभूषण। यह सम्मान पाने वाले वह पहले भारतीय नेता हैं। तो यह भी बात महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन सा सही है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के राष्ट्रपति ने श्रीलंका मित्र विभूषण का प्रदान किया, यह पाने वाले वह पहले नेता हैं, बिल्कुल ठीक है। यह सम्मान विदेशी नेताओं को दिए जाने वाले श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है, बिल्कुल ठीक है। त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के भारत, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, बिल्कुल ठीक है। कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। ठीक, चलो, भारत न्यूजीलैंड संबंध, तो न्यूजीलैंड आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के आसपास है ना, न्यूजीलैंड। चलो, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है न्यूजीलैंड। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 1952 में हुई थी। अगस्त 2024 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी न्यूजीलैंड का दौरा किया था। मार्च 2025 के मध्य न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन भारत की यात्रा पर रहे। ठीक है, तो न्यूजीलैंड नया नया सा लगेगा कब, जब लक्स से नहाओगे। ओहो हो, क्रिस्टोफर लक्सन पीएम प्रधानमंत्री के रूप में उनकी यह पहली भारतीय यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान में नई दिल्ली में 10 रायसीना डायलॉग के 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो इसको ध्यान रखना, जो नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग हम करते हैं, विदेशी लोगों के साथ वार्ता संबंध स्थापित करते हैं, उसमें इस बार के मुख्य अतिथि कौन थे, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो भाई रायसीना जब डायलॉग बनाओगे तो उसमें किसी ऐसे आदमी को रखोगे ना जो लक्स बक्स से नहा धो के आया हो, चमकीला सा हो, सर नया नया सा लग रहा हो, तो न्यूजीलैंड, और चमकीला सा हो, लक्स से नहा के आया हो, तो इनका नाम क्रिस्टोफर लक्सन याद रख लेना। ठीक, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की, बहुत सारे समझौते हुए। भारत रक्षा और न्यूजीलैंड की रक्षा में आपस में सहयोग करेगा। टैक्सेशन सिस्टम में हम आपस में एक दूसरे से काम करेंगे। कृषि कल्याण मंत्रालय पर काम करेंगे, कृषि में एक दूसरे से सहयोग करेंगे। पर्यावरण और इसके बीच पर्यावरण, जलवायु, प्राथमिक उद्योग मंत्रालय, शिक्षा के बीच, यही 5-6 समझौते होते हैं। कृषि, शिक्षा, तकनीकी, टैक्सेशन, यही सब। ठीक है, चलो, इन दोनों देशों के बीच खेल समझौते पर विज्ञापन हुए। इस दौरान न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल IPOI में भी शामिल हो गया। सवाल क्या सही है? 16 से 20 मार्च 2025 के मध्य न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी यह पहली यात्रा थी। इस दौरान न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक महासागर की पहल में शामिल हुआ, बिल्कुल ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण बात जो होगी कि उन्होंने रायसीना डायलॉग जो नई दिल्ली में था उसकी अध्यक्षता की। इस बात को भी ध्यान रखोगे। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। सर बड़ी तेज चल रहे हो लाली, चलना पड़ेगा। तुम इतनी देर में किताब नहीं पढ़ पाओगे जितनी देर में मैं तुम्हें पढ़ के समझा दे रहा हूं। महत्वपूर्ण, मैंने क्लास के शुरू में ही कह दिया, इंटरनेशनल संबंध वाली चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जहां से सवाल पूछा जाएगा वो खुद आपको पिंच करके बताऊंगा, तो इसलिए ज्यादा घबराओ मत, आराम से पढ़ते चलो। भारत मॉरिशस संबंध, अब ये मॉरिशस भी देगा हमें बड़ा पुरस्कार। अबे भाई क्यों नहीं देगा, हमें देगा बड़ा पुरस्कार। देखो हमारे मोदी जी को मॉरिशस और भारत के संबंध पर निकटतम कि कोई ये भी सोच सकता है हमारे नहीं साहब आपके हैं। भाई वो प्रधानमंत्री है, तो हम प्रधानमंत्री हम सबका है। ठीक है, चलो। मॉरिशस और भारत के संबंध निकटतम सांस्कृतिक ऐतिहासिक रिश्तों पर आधारित है। मॉरिशस 70% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है।
हम ही जा जाके बस गए वहाँ। मॉरीशस को अक्सर हिंद महासागर में भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये स्टैटिक पोर्शन है, सीधे पूछा जा सकता है हिंद महासागर में भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं। तो एक ऑप्शन दिया रहेगा मालदीव, एक दिया रहेगा मॉरीशस, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना मॉरीशस। उच्च स्तरीय संपर्क बहुत नियमित रहे हैं। 11 से 12 मार्च 2025 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरीशस चले गए थे। इससे पूर्व 2015 में गए थे। इस दौरान मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस में उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। तो ये बात महत्वपूर्ण है, लिख देगा हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस देश की विदेश यात्रा की एवं उनके राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित रहे। तुम शक्लें देखोगे तो मॉरीशस, शक्लें देखोगे तो मारूंगा, तो ध्यान रखना मॉरीशस, है ना। बोले अगर मुझे नहीं बुलाओगे तो मारूंगा, मॉरीशस। मोदी जी ने कह दिया मुझे बुला लो चुपचाप, मुझे नहीं बुलाओगे तो पिटाई लगा दूंगा, मारूंगा, मॉरीशस। ध्यान रखना भाई, याद रखने के लिए बताता हूं, ये कथा कहानियां सब, है ना। यह समारोह के दौरान उन्हें मॉरीशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अंडर कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एंड द स्टार ऑफ द इंडियन ओशन, तो याद रखना मॉरीशस इंडियन ओशन में है और कोई कंट्री मोदी जी इंडियन ओशन वाली हाल फिलहाल में गए नहीं है। श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण दिया है। तो ये इंडियन ओशन वाला जो सिस्टम है वो कौन दे रहा है, माली छछ दे रहा है, छल, ठीक है। मालदीव से कंफ्यूज मत होना, मॉरीशस दे रहा है। वे सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। भाई इतने इस आदमी को वो मिल गए ना पुरस्कार, 25-30 तो मिल ही गए होंगे, है ना। हर देश ने अपना अपना सर्वोच्च सम्मान दे दिया है और पट्टा अपना किसी को नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरीशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और उनकी पत्नी वृंदा गोयल को ओवरसीज इंडियन ऑफ सिटीजन OCT, है ना, उसकी कार्ड प्रदान किया। तो याद रखना मॉरीशस के राष्ट्रपति धर्मवीर, भाई धर्म का वीर है इसीलिए तो भारतीय मूल का है, ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक। चलो सवाल कौन सा सही नहीं है। हाल ही में पीएम ने नरेंद्र मोदी ने मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस के समारोह पर बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया, दिमाग में रख लेना, बिल्कुल ठीक है। इस समारोह के दौरान उन्हें मॉरीशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान पाने वाले पहले आदमी हैं, पहले आदमी नहीं है, पहले भारतीय नेता हैं, बिल्कुल ठीक है, दोनों सही हैं। हमसे पूछा है गलत क्या, तो ना तो एक ना दो, ठीक। चलो इतनी स्पीड तो चलनी पड़ेगी ही, क्योंकि फिर स्पीड नहीं होगी तो फिर ऐसा थोड़ी है पीडीएफ थोड़ी खेल रहे हैं सर, घंटे भर में पढ़ाओ ना आराम से। मास्टर घंटे भर में आराम से नहीं पढ़ाएगा, मास्टर तो ऐसे ही जल्दी जल्दी पढ़ाएगा। स्लाइड कहाँ गायब हो गई हैगी। चलो भारत और संयुक्त अमेरिका संबंध, है ना, भारत अमेरिका क्या है। 13 फरवरी को पीएम ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के पश्चात प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी और डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी इस बार बनाया गया, आगे पढ़ेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं ने बहुत सारी बातें की जिनमें आर्थिक भागीदारी, सुरक्षा सब है। 21वीं सदी के रूप में भारत अमेरिका समझौते का शुभारंभ किया। यह समझौता सैन्य साझेदारी और इन सबके लिए हुआ। 2025 तक लाभकारी आपस में द्विपक्षीय घोषणा की, कोई महत्वपूर्ण नहीं, कथा कहानी चल रही है, बोल वचन है सब, ठीक है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने 21वीं सदी में भारत अमेरिका के लिए 10 वर्षीय रूपरेखा की। वो मेगा को याद रखना, इसमें दिया नहीं है ना, मेक इंडिया ग्रेट अगेन और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उन्होंने उसको कनेक्ट कर लिया उससे, ठीक है। चलो दोनों नेताओं ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत करते हुए महत्वपूर्ण उभरती हुई प्रौद्योगिकी को सहयोग के आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। तो ट्रस्ट पहल किसके साथ है, यूएस के साथ है। ट्रस्ट पहल से अर्थ है रणनीति प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संबंधों में परिवर्तन लाना। उन्होंने इंडस इनोवेशन की भी शुरुआत की। यह एक नवाचार सेतु है जिससे रक्षा अनुप्रयोगों के लिए सफल इंडस एक्स प्लेटफॉर्म के आधार पर तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना है। खत्म। भारत नाइजीरिया, अब यो भी देगा सबसे बड़ा पुरस्कार हमें, क्यों ना देगा भाई। नवंबर 2024 के मध्य पीएम ने अबुजा नाइजीरिया के राजकीय यात्रा संपन्न की। 17 सालों में पहली बार कोई प्रधानमंत्री गया। इस यात्रा के दौरान नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला है टिंटू है भाई, यो चिंटू टिनुबू है ने भारतीय प्रधानमंत्री को, भाई पूरा आदर सम्मान है सबके प्रति, याद करते करते पढ़ते पढ़ते तुम्हारी बुद्धि ब्लॉक ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा रहता है, ठीक। चलो भारतीय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया के राष्ट्रीय अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, अब याद रखना नाइजर भी कंट्री है ना, लेकिन नाइजीरिया का नाइजर वाला पुरस्कार हमें मिला है। तो ये भी नाम से क्लियर है, जैसे श्रीलंका मित्र विभूषण नाम से क्लियर था। चलो पीएम ने 1969 के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नेता है। मतलब सोचो लास्ट वाले नो नाइजीरिया वालों 1969 को दिया, जलवा तो है भाई का, ठीक। उन्होंने यह पुरस्कार उनके राजनीतिक कौशल और भारतीय नाइजीरिया संबंध को मजबूत करने के लिए दिया गया। सवाल कौन सा सही नहीं है। भारत और नाइजीरिया ने इंडस इनोवेशन की शुरुआत की। यह एक नवाचार सेतु है।
ये इंडस इनोवेशन भारत नाइजीरिया ने थोड़ी शुरू किया है, इंडस इनोवेशन किसने किया है? भारत अमेरिका ने। तो याद रखना कौन सा सही नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1969 के बाद नाइजीरिया के राष्ट्रीय अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नेता बने। दूसरा सही है, हमसे पूछा है कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है, क्योंकि इंडस इनोवेशन मैंने आपको बताया, ध्यान रखना, बेसिकली रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ये देखो अमेरिका वाला कहां गया भाई, इंडस इनोवेशन, ये एक नवाचार सेतु है रक्षा अनुप्रयोगों के लिए, तो इंडस इनोवेशन को याद रखना अमेरिका के साथ है। अलग टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है। भारत गुयाना 1921 नवंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी गुयाना की राजकीय यात्रा पर रहे। किसी प्रधानमंत्री की प्रथम गुयाना यात्रा थी 1968 के बाद। 2023 में गुयाना के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष कौन? वो अंगोला वाले भाई साहब जिनका बड़ा बड़ा सा नाम था। ठीक, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने भारत की यात्रा की थी। श्री अली इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित सत्र में, ये ध्यान रखना 2023 में गुयाना, अब तो पुराना हो गया 2023 की कोई बात नहीं। श्री अली इंदौर में जो मध्य प्रदेश में सत्र में भारतीय प्रवासी दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया गया। जॉर्ज टाउन गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। ये जरूर ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। कैरीकॉम शिखर सम्मेलन जॉर्ज टाउन गुयाना, अभी देख लेते हैं क्या है कैरीकॉम शिखर सम्मेलन क्या है। तो 20 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन गुयाना में दूसरा भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन हुआ। इस शिखर सम्मेलन में कैरिबियाई समुदाय जो है, तो कैरिबियाई समुदाय कहां है? जहां उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपस में मिलते हैं ना, ये सर रहा उत्तरी अमेरिका और यहाँ से ये रहा सर दक्षिणी अमेरिका। तो जहाँ ये दोनों मिलते हैं, इस वाले देश में आपने देखे होंगे कई छोटे छोटे आइटम हैं। गुयाना बेसिकली साउथ अमेरिका का पार्ट है ना। चलो खैर, तो यहाँ बहुत सारे पार्ट हैं, इनको कैरिबियाई देश कहते हैं। तो कैरिबियाई देशों का समूह है, तो नाम से ही क्लियर है कैरीकॉम। तो कैरिबियाई देशों का सम्मेलन है ना। राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों में भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया, लेकिन वो कैरीकॉम सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो जॉर्ज टाउन, याद रखना, जॉर्ज टाउन गुयाना कैरीकॉम सम्मेलन, ठीक है, जॉर्ज टाउन गुयाना, इसको मत भूलना, यहाँ हुआ है। शिखर सम्मेलन में सह अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ने की और इनके शासनाध्यक्षों के साथ बातचीत की। ठीक, इसकी अध्यक्षता डिकॉन मिशेल ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री द्वारा की गई। ये नहीं पूछा जाएगा, यहां से पूछा जा सकता है। ज्ञातव्य है कि कैरीकॉम शिखर सम्मेलन पहला 2019 में हुआ था, ये दूसरा है। ठीक, चलो कौन सा सही नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की राजकीय यात्रा की, बिल्कुल ठीक है। जॉर्ज टाउन गुयाना में दूसरा भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन हुआ, बिल्कुल ठीक है। इस शिखर सम्मेलन में कैरिबियाई समुदाय के राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। तीनों सही। हमसे पूछा है क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब सारे सही हैं। तो कैरीकॉम शिखर सम्मेलन याद रखोगे, दूसरा कहाँ हुआ है? जॉर्ज टाउन गुयाना में, इसको ध्यान रखना। ठीक, चलो भारत सिंगापुर है ना, तो सिंगापुर भी हमारे लिए महत्व का देश है। सिंगापुर, मॉरिशस वगैरह सब महत्वपूर्ण देश हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4-5 सितंबर 2024 को सिंगापुर गए। सिंगापुर जाके सिंग किया ना। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5वीं सिंगापुर यात्रा थी। भाई थाईलैंड भी 3 बार घुमाया है और देखो सिंगापुर भी 5 बार चले गए। इसके पूर्व उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 4 बार सिंगापुर जा चुके हैं। 2025 में भारत और सिंगापुर 60 साल मना रहे हैं। ज्ञातव्य 2015 में भारत सिंगापुर के संबंधों को, साझेदारी को उन्नत किया था। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यह प्रत्यक्ष निवेशी का भी एक बड़ा स्रोत है। दोनों बात याद रखना। पिछली बार एफडीआई से सवाल पूछा था, है ना, एफडीआई से सवाल पूछा था कि हमने एफडीआई नीति परिवर्तन करी है। पहले जो मॉरिशस से आ रहा था, सिंगापुर से आ रहा था, वो मॉरिशस से आ रहा है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। फिर हम कुछ समझौते कर लेंगे। सर समझौते तो हम करते ही रहते हैं। हमने क्या करा? डिजिटल क्षेत्र में समझौता कर लिया, शिक्षा में समझौता कर लिया, स्वास्थ्य, भारत सिंगापुर, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर पे ज़्यादा जोर है, इसलिए याद रखोगे सेमीकंडक्टर का समझौता हमने किसके साथ किया है? सिंगापुर के साथ किया है। ठीक, और एक वो हमारी सिंगापुर के साथ, और एक अभी हम समझौता वो करके आए थे जो लोथल वाले राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, वो किसके साथ किया था? थाईलैंड के साथ किया था, ध्यान रखना। चलो, उल्लेखनीय है कि अर्धचालकों पारितंत्र साझेदारी पर हस्ताक्षरित एमओयू का भारतीय अर्धचालक उद्योग को सहायता प्रदान करना है। इस एमओयू के माध्यम से सिंगापुर के अर्धचालक निर्माता कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला में विस्तार करेगा। मोदी जी ने कहा कि भैया हम जो अर्धचालक इनका इंडस्ट्री का दौरा किया और उनसे कहा कि हम ग्रेटर नोएडा में 11 से 13 सितंबर को एक सेमीकॉन इंडिया आयोजित कर रहे हैं। ये आगे आएगी तो इसको ध्यान रखना। सेमीकॉन इंडिया सितंबर में ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुई है। इसमें भाग लेने के लिए उनसे कहा कि तुम भी हमारे यहाँ चले आओ भैया, एक मेला लगा रहे हैं, लाला मेला देखने आना। हम मेला लगा लाए हैं, किस चीज का? सर सेमीकंडक्टर का, जो तुम बना रहे हो। इस यात्रा के दौरान पीएम ने भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र, इसको याद रखोगे, भारत का पहला, एक में भी और खोलेंगे, भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोलने की घोषणा की।
तिरुवल्लुवर कौन है जिन्होंने तिरुकुरल रचा है? तिरुकुरल एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि द्वितीय संगम संगति का ग्रंथ है। 3 संगम हुए हैं, मदुरई में, कपाटपुरम में, मदुरई में। पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए हैं। पहले दूसरे की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी, तीसरे की अध्यक्षता नक्कीकर ने की थी, ये पूछा जाता है। उल्लेखनीय है कि महान तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरल नामक काव्य की रचना की है। कौन सा सही है? 4-5 तो याद रखना। सिंगापुर, बोले सिंगापुर, तिरुकुलर, 13 सुरूर। सिंगापुर में सिंग करके आए हैं ना, और क्या सिंग करके आए हैं? जैसे वो करता है भाई अपना हिमेश जी, है ना, वो सिंग करते हैं ना, 13 सुरूर। तो ऐसे याद रख लेना, 13 सुरूर से तुम्हें तिरुकुरल याद रहेगा। तो तिरुकुरल पीठ कहाँ सिंग करी है, कहाँ मतलब बनवाई है, कहाँ? भारत की पहली सिंगापुर में। ध्यान रह जाएगा सर, बिल्कुल रह जाएगा। पेपर आएगा तो 13 सुरूर ही याद आएगा सर। चलो, ओ हुजूर, है ना, गाना बहुत फेमस हुए थे 2-4 गाने हिमेश रेशमिया के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4-5 सितंबर 2024 को सिंगापुर की 5वीं आधिकारिक यात्रा संपन्न की। 5 बार चले गए भैया, बिल्कुल ठीक है। पहला तिरुकुरल सांस्कृतिक केंद्र खोला है, ठीक है। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, बिल्कुल ठीक है। विदेशी निवेश का भी प्रमुख स्रोत है। कौन सही? सभी सही। ठीक, चलो, तुम ये सवाल भी कर जाओगे ना पेपर में जाने से पहले रिवीजन में, तो तुम्हें फैक्ट्स दिमाग में रह जाएंगे कि हाँ बात ये थी, इस पूरी घटना का निचोड़ ये था। ये निचोड़ है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये निचोड़ है। ठीक, चलो। भारत ब्रूनेई दारुसलाम, तो ब्रूनेई कहाँ पड़ता है? ब्रूनेई कहाँ पड़ता है? ब्रूनेई पड़ता है आपके इंडोनेशिया के उत्तर पूर्व में। इंडोनेशिया के उत्तर पूर्व में जो प्रायद्वीप है जिसका क्या नाम है? बोर्नियो आइलैंड जो है, बोर्नियो आइलैंड में उत्तर की तरफ छोटी सी कंट्री है ब्रूनेई। बोर्नियो आइलैंड बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया का, उससे छोटा हिस्सा मलेशिया का, और सबसे छोटा हिस्सा ब्रूनेई का है। तो ब्रूनेई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी बागवान है। ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि जब मोदी जी ब्रूनेई गए थे तो तुम्हें याद होगा वो जो शासक था बिल्कुल छोटू सा गोलुआ सा भैया, है ना, जस्ट लाइक डोगेश भाई, तो वो जो था, वो भाई साहब जो थे, उनके पास वो तमाम सोने के महल थे, तमाम गाड़ी थी, जो वहां गए थे, याद आ रही है? वही है यो। ठीक, चलो। तो ये यात्रा की सितंबर में ब्रूनेई के सुल्तान हाजी हसलन बोल्किया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ब्रूनेई गए। पहली जो है ब्रूनेई यात्रा थी, द्विपक्षीय यात्रा थी किसी प्रधानमंत्री की पहली। प्रधानमंत्री ने ब्रूनेई में 2024 से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40 वर्षगांठ मनाई। ब्रूनेई के सुल्तान ने 2008 में भारत की यात्रा की थी। ज्ञातव्य है कि ब्रूनेई के सुल्तान गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनके मुख्य अतिथि थे 2018 में। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रूनेई में भारत के उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान बंदर सेरी बागवान में भी स्थिर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। तो बंदर सेरी बागवान क्या है? ब्रूनेई की राजधानी है। तो ऐसे मैंने याद कराया था, वो जो भाई साहब थे उनका चेहरा थोड़ा सा ऐसा ही था, जो वहाँ के हेड थे। रजातीय टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो बा से ब्रूनेई, बा से बंदर आ जाता है तो तुम ऐसे ही तो भगाते हो, ब्रू ऐसे करके भगाते हो ना, तो वैसे ही ब्रूनेई बंदर सेरी बागवान, ऐसे ध्यान रख लेना। ज्ञातव्य है कि इस मस्जिद का नामकरण ब्रूनेई के 21वें सुल्तान के नाम पर किया गया। हम उनके बीच जो है उनके प्रक्षेपण यान वगैरह लॉन्च करेंगे। ज्ञातव्य है कि ISTRC इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग वगैरह में ये हेल्प करेगा। इसरो सभी उपग्रह बेंगलुरु से प्रमोशन करता है। इस यात्रा के दौरान बंदर सेरी बागवान और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान, बोले सीधे चेन्नई से उड़ के जाएगी, बंदर सेरी बागवान पहुंचेगी। ठीक, चलो। सवाल क्या सही है? सर बहुत तेज चल रहे हो सर, इतनी तेज कैसे काम चलेगा? ऐसे ही चलेगा। ठीक, चलो। जरूरी बातें पढ़नी, पीडीएफ थोड़ी खेल रहे हैं। 3-4 सितंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रूनेई की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। ठीक, इस यात्रा के दौरान ब्रूनेई में भारतीय उच्चायोग का नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया। दोनों सही हैं। कौन सही? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो। भारत यूक्रेन, तो यूक्रेन में जाएंगे। जेलेंस्की भाई ने बुलाया था, यूक्रेन मोदी जी गए थे क्योंकि उन्होंने पूरा अपना एयर क्षेत्र बंद कर रखा है। तो पहले भैया पोलैंड गए, पोलैंड से 10 घंटे की यात्रा के बाद यूक्रेन पहुंचे। तो कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है इसमें, फिर भी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा की। वैसे भी ये घटनाक्रम में पुराना है, अगस्त का है, नहीं पूछा जाएगा। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों में संबंध और बढ़िया हुए। यात्रा के दौरान कीव स्थित, ये कीव है, की नहीं है, प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व जून 2024 में अपुलिया इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेता मिले थे। तो 2024 का जो G7 शिखर सम्मेलन है अपुलिया में हुआ था, वैसे अब नया हो गया है, फिर भी ज्ञातव्य है अपुलिया और कहाँ का है ये? इटली का।
ज्ञातव्य है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के पश्चात ऑपरेशन गंगा के तहत, तो ऑपरेशन गंगा हमने कहां से किया, अभी एक ऑपरेशन सिंधु भी हमने किया है, कहां से किया है कमेंट के माध्यम से बताओगे। ऑपरेशन गंगा के तहत हमने जो है भारतीय नागरिकों को वहां से निकाला था, तो ऑपरेशन गंगा यू कैन, है ना, तो गंगा में क्या कर सकते हो आप, नहा सकते हो, यू कैन बाथ इन गंगा, ठीक है। मास्टर क्या बता रहा है, यू कैन बाथ इन गंगा, है ना, तो आप नहा सकते हो किसमें, यू कैन मतलब यूक्रेन और गंगा, ठीक। चलो ऑपरेशन गंगा। उल्लेखनीय 15-16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था, तो 15-16 जून को स्विट्जरलैंड में हुआ है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन। अमेरिका ने बदतमीजी करी इसमें, अमेरिका ने कहा कि तुम अपने जो रेयर अर्थ मेटल हैं उनसे थोड़ा सा समझौता कर लो, थोड़े से रसिया को दे दो। यूक्रेन ने मना कर दी, वो जो वीडियो वायरल हुई थी, भैया भगाया था उठ के वहां से, तो अमेरिका ने सैन्य सहायता बंद कर दी, किसकी, यूक्रेन की। फिर थोड़ा सा वो कुछ कुल मिला के यूक्रेन को गड्ढा में दबा दिया। भाई रूस पावरफुल है, रूस के पास शक्ति पैसा है, बल्कि और अमेरिका रशिया की साइड लेने लग गया। खैर लड़ाना ही क्यों था। ज्ञातव्य है कि ये सब जो पश्चिमी दुनिया है ना बहुत रंगीन है, बहुत शैतान लोग हैं, है ना, ब्रिटिशर्स, अमेरिका, ये सब बहुत शैतान कंट्री हैं। ये मतलब सोचो, इन्हें शर्म नहीं आती है कि इन्होंने परमाणु हमला कर दिया था उस पे, जापान पे, और परमाणु हमले के बाद अब सफेद कुर्ता पहन के घूमते, मतलब बदतमीज टाइप के लोग हैं। खैर ज्ञातव्य है कि 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड से रेल वन फोर्स से 10 घंटे की यात्रा के बाद पहुंचे थे, है ना। यूक्रेन की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने कीव में ओरिसिस ऑफ पीस पार्क स्थित महात्मा गांधी की उस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये पुराना है काफी, तो पूछेगा नहीं, है ना, फिर भी ध्यान रख लेना। प्रधानमंत्री यूक्रेन यात्रा के दौरान 4 समझौते हुए, कृषि पे समझौता होगा, चिकित्सा, यही समझौते होते हैं, चिकित्सा पे होगा, उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास योजना पे होगा, और 2024 से 28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यही सब समझौते करते हैं। यूक्रेन को भीष्म क्यूब, तो भीष्म क्यूब क्या है इसको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, किसने बनाया ये भी पूछा जा सकता है। 23 अगस्त 2024 को अपनी ऐतिहासिक यूक्रेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की सरकार को 4 भीष्म क्यूब दिए। इन क्यूब्स के माध्यम से घायलों के तुरंत उपचार में मदद मिलेगी, साथ ही अनमोल जीवन की रक्षा में भी योगदान देगा। सभी प्रकार के चोटों जख्मों के लिए भीष्म क्यूब में औषधियां हैं। यह बुनियादी शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक सर्जिकल उपकरणों से भी युक्त है। भीष्म क्यूब सीमित मात्रा में स्वयं विद्युत और ऑक्सीजन भी उत्पन्न कर सकता है। भीष्म क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री आरोग्य मैत्री परियोजना का एक अंग है, याद रखना। भीष्म आरोग्य मैत्री परियोजना का एक अंग है, अभी बता दूंगा, बाद में समझा दूंगा। इसे विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल, तो विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल की संज्ञा दी गई है। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2024 में आरोग्य मंत्री संप्रदा प्रबंध भूष्म इकाइयों के अयोध्या में भी तैनात किया था। इसका उद्देश्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान चिकित्सा तैयारियों को रेडी रखना था। 17 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई से इन दोनों ने भीष्म क्यूब का परीक्षण कर लिया। क्या है भीष्म, समझो। भीष्म क्यूब है एक तरह का छोटा सा पोर्टेबल अस्पताल। सर कैसे चलेगा, एक तरह से मान लो पैरासूट टाइप है, जहां अस्पताल की तत्काल आवश्यकता होगी वहां वो पैरासूट लैंड करा देंगे। पैरासूट लैंड करा देंगे तो उसके बाद वो उसमें कुछ ऐसे आवश्यक उपकरण भी हैं जो तत्काल हेल्प की जिनमें जरूरत होती है, वो सब हैं। तो पोर्टेबल अस्पताल है, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है, नाम दिया है भीष्म। किस परियोजना के तहत है, आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत। हमने किसे दिए, यूक्रेन को। इतनी बात ही महत्वपूर्ण है, ठीक। चलो सवाल क्या बनेगा, क्या सही है। 23 अगस्त को अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 4 भीष्म क्यूब दिए। भीष्म आरोग्य मैत्री का एक अंग है, ठीक है। इसे विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल की संज्ञा दी गई है। सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये इस पूरी घटना का निचोड़ है ये सवाल, और ये सवाल आपको चाहिए तो आप डिकोड एग्जाम टेलीग्राम चैनल को जब ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तब आपको ये प्रश्न वहां दिख जाएंगे। आप वहां से जाके इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। नेशनल करंट अफेयर्स वाले में आराम से सारे प्रश्न हैं। ये इंटरनेशनल कंप्लीट हो जाएगा, मैं पढ़वा दूंगा इसकी फाइल, ठीक है। चलो भारत पोलैंड, अब जब यूक्रेन गए पोलैंड की ट्रेन से गए तो बोले भाई साहब पोलैंड भी रुक जाते हैं। पोलैंड में क्या हुआ, 21-22 अगस्त को प्रधानमंत्री ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा की, है ना। पोलैंड की आधिकारिक यात्रा की। यह विगत 45 वर्षों में पहली बार किसी पोलैंड की यात्रा थी, पिछले 45 साल में। यह ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व 1979 में मोरारजी देसाई गए थे। पोलैंड यात्रा के 70 साल पूरे हो गए। इस यात्रा के दौरान पीएम ने वार्सो में डोबरी महाराज स्मारक पर श्रद्धांजलि, तो ये सब पोलैंड में है। डोबरी महाराज क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इन्होंने हेल्प की थी, पोलैंड के लोग अपने पास रुकाए थे, तो डोबरी महाराज स्मारक
स्मारक, ठीक है, पूछेगा नहीं, अगस्त की घटना है, लेकिन फिर भी याद रख लेना कि ऐसा कोई जो अजीब सा नाम है वो पोलैंड में है, ठीक। चलो, उल्लेखनीय है कि इस स्मारक में 1200 में गुड महाराज स्क्वायर पर स्थित है। यह स्मारक स्थल नवागार के जामे साहेब दिग्विजय सिंह जी की रणजीत सिंह जडेजा के प्रति पोलैंड की सरकार और कृतज्ञता याद दिलाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जाम साहिब ने पोलैंड की लगभग 1000 बच्चे महिलाओं को शरण प्रदान की थी। प्रधानमंत्री ने वारसा स्थित कोल्हापुर स्मारक में भी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर की रियासत द्वारा पोलैंड के लोगों के प्रति प्रदर्शित की गई उदारता को प्रदर्शित करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कोल्हापुर के बेलीविडले स्थित कैंप में पोलिश लोगों को शरण प्रदान की गई थी। तो ये सब प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किए। इस प्रकार 400 में मोंटो कैसीनो युद्ध स्मारक, यह है पोलैंड और भारत अन्य देशों को सैनिकों के बलिदान और वीरता की याद दिलाता है। इन सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत और इटली में मोंटे कैसीनो के प्रसिद्ध युद्ध में एकजुट होकर युद्ध किया था। तो पोलैंड से हमारे संपर्क उस टाइप के हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम ने जामे साहेब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नाम की पहल शुरू की गई। तो ये पूछा जा सकता है इन केस कि किसके साथ शुरू की गई जामे साहेब स्मारक आदान प्रदान कार्यक्रम। इसमें 20 पोलिश युवा भारत में आके एजुकेशन ले सकेंगे। इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड टस्क के बीच बैठक आयोजित हुई। दोनों ने द्विपक्षीय साझेदारी की बात की, है ना। एक 5 वर्षीय कार्य योजना बनाने पर सहमत हुए और पोलैंड के राष्ट्रपति डूडो से भी मुलाकात की, है ना। भारत मलेशिया तो कोई महत्वपूर्ण चीज है नहीं, कहानी पूरा सब बोल वचन है, पूरी कहानी है, ठीक। चलो आगे आ जाओ। भारत मलेशिया 19-21 अगस्त 2024 के मध्य मलेशिया के प्रधानमंत्री शेरी एनवर बिन इब्राहिम ने भारत की राजकीय यात्रा की। किसने? मलेशिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री पद का ग्रहण करने के बाद पहली भारत यात्रा थी। यह मलेशिया के पीएम के रूप में इब्राहिम की किसी भी दक्षिण एशियाई देश की पहली यात्रा थी। कुछ घोषणाएं हुई हैं। क्या घोषणाएं हुई हैं? भारत सरकार मलेशिया को 2 लाख गैर बासमती चावल देगी। मलेशिया के संस्थापक सदस्य के रूप में IBCA इंटरनेट बिग कैट अलायंस मलेशिया, है ना। तो वो कह रहे हैं कैट है सर, कैट नहीं है, बोले मलेशिया, बोले मारो इसको, कैट है मलेशिया। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मरेगा, मलेशिया मरेगी। कौन मरेगी? बिल्ली। तुम कुछ मार दोगे तो गलती से, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी टुकू अब्दुल रहमान मलेशिया में आयुर्वेद चेयर की स्थापना की है। मलाया यूनिवर्सिटी में भारतीय अध्ययन की। अब देखो, एक जो तिरुवल्लुवर पीठ खुली है वो कहाँ खुली है? मलाया यूनिवर्सिटी में खुली है। किसकी? मलेशिया की। और एक सिंगापुर में। तो मलेशिया और सिंगापुर दोनों याद रखना। सिंगापुर तो तुम ऐसे याद रख लोगे 13 सुरूर, तो तिरुकुरल जो है पीठ स्थापित हुई है। और एक मलेशिया मलाया विश्वविद्यालय में। तो बोले एकदम मलाई गाना गाया है। कैसा? मलाई गाना गाया है। मलेशिया मलाया, तो मलाया यूनिवर्सिटी में जो है तिरुकुरल पीठ खुली है। तो 2 जगह खुली है, याद रखना। 13 सुरूर मतलब तिरुकुरल पीठ, और सिंह किया है मतलब सिंगापुर, और मलाई सिंह किया है मतलब मलेशिया या मलाया यूनिवर्सिटी, ठीक। याद रह जाएगा। चलो, सवाल पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल बनेगा। फिर स्टार्टअप गठबंधन बनेंगे, डिजिटल परिषद बनेगी, अपने UPI और उनके साथ हमने वापसी की है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के श्रमिदा स्वयं सब किया है। 8 समझौते किए हैं। कोई बात नहीं, कौन सा सही नहीं है? मलेशिया ने संस्थापक सदस्य के रूप में IBCA में शामिल हो गए, इंटरनेट ऑफ बिग कैट अलायंस। भारत ने अपने UPI को मलेशिया के पेनेट के साथ एकीकृत करने की घोषणा की है। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ना तो 1 ना 2। भारत वियतनाम 30 जुलाई से 1 अगस्त के मध्य भारत वियतनाम प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने भारत की यात्रा की। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने वियतनाम के दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर संयुक्त उद्घाटन किया। इस पार्क का निर्माण भारत की सहायता से किया गया है। कोई बात नहीं, दोनों देशों के मध्य इतनी अवधि के लिए कार्य योजना बनी है। 8-9 समझौते हुए हैं, वही समझौते वैसे ही वाले। रक्षा हम तुमसे खरीद लेंगे। एक यहाँ ध्यान रखना, लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर, ये सवाल बनेगा, 3 बार आया है। वो वैसे भी राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर। तो एक तो समुद्रवर्ती विरासत परिसर हम किससे हेल्प मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं थाईलैंड से, मैंने कहा था थाईलैंड, ठीक है। दूसरा हम हेल्प मांग रहे हैं किससे? वियतनाम से। तो थाईलैंड और वियतनाम आसपास हैं, ठीक है। लोथल, ठीक है। तो कैसे भी ध्यान रख लेना, लोथल में जो समुद्रवर्ती विरासत परिसर बनना है उसमें एक वियतनाम से हेल्प मांगी है, उससे समझौता किया है। जब हेल्प बोल रहा हूं तो मतलब समझौता। और एक थाईलैंड से समझौता किया है। इन दोनों से समझौता किया है, इसको याद रखना। दूसरा तिरुकुरल जो पीठ है वो 2 जगह, सिंह बढ़िया किया था 13 सुरूर, और मलाई गाया था। तो मलेशिया और सिंगापुर में तिरुकुरल पीठ है। और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल जो है उसके लिए हेल्प 2 कंट्री से ले रहे हैं। नंबर 1 थाईलैंड, नंबर 2 वियतनाम। दोनों को याद रखोगे, सवाल बन सकता है, ठीक। चलो, भारत रूस के संबंध, तो रूस चले गए मोदी जी उससे मिलने। उसके बाद जब वो ज़्यादा हो गई तो बोले अब भैया उससे भी मिलाओ। 22वां भारतीय रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ, इस दौरान गए थे। उल्लेखनीय है कि 21वां शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। 22वां कहाँ हुआ है? रूस में आयोजित हुआ है।
22 में रूस भारतीय शिखर सम्मेलन के पश्चात एक संयुक्त वक्तव्य दिया जिसका शीर्षक था भारत रूस स्थायी और विस्तारित साझेदारी, इसका शीर्षक था। दोनों नेताओं ने 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार पर भी सहमति व्यक्त की। 9 समझौते हुए हैं, है ना। 9 समझौते क्या है? व्यापार को बढ़ावा दोगे, मानचित्र कला में सहयोग करेंगे, जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देंगे, प्रसारण क्षेत्र में सहयोग, कोई सहयोग नहीं पूछ रहा। एक ये चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा बनाने पर सहमति बनी है, इसको याद रखना। वैसे व्लादिवोस्तोक है, चेन्नई है तो तुम खुद ही लगा लोगे, भारत रूस का है। भारत और रूस चेन्नई व्लादिवोस्तोक, प्लानी नहीं व्लादी है, समुद्री गलियारे को कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से तत्पर हैं। ज्ञातव्य है कि 2019 में इन बंदरगाहों को आपस में संबद्ध करने की मंशा व्यक्त की थी कि चेन्नई से सीधा व्लादिवोस्तोक, और चेन्नई से ये एक उड़ान कहाँ की भरी थी हमने? बंदरसेरी बागवान तक की भी उड़ान भर के आए थे, मतलब उसके प्रयासरत थे। रूस का भी सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार मोदी जी को मिल गया। अब तक एक साइप्रस ने दे दिया, लंका ने दे दिया, एक और बीच में कूदा था जिसने दिया था, नाम भूल रहा हूं, चलो खैर। रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार 9 जुलाई को मॉस्को के क्रेमलिन स्थित एंड्रयू हॉल में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी को रूस के राजकीय सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एड्यू अपोस्टल, पोस्टल, इसको याद रखना, पिस्टल, और पिस्टल कौन चला रहा है? टक धाए, रशिया चला रहा है, टक धाए किस पे? यूक्रेन पे, तो इसको याद रखना, पिस्टल, अपोस्टल, पिस्टल याद रख लेना। और पिस्टल कौन चला रहा है? तो सर पिस्टल रशिया चला रहा है, तो इसको नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो अब तक हम कई सम्मान पढ़ चुके हैं, जिनमें एक सम्मान था लंका का, एक सम्मान था साइप्रस का, एक सम्मान था ब्रूनेई वाला। तो ये सब सम्मान हमें मिले हैं, इनको ध्यान रखना। और ये अपोस्टल, पिस्टल वाला किसका है? पिस्टल वाला रसिया का है, ठीक। चलो, रूस में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोले हैं। मॉस्को में मोदी पहले, सबसे पहले जो भारत के लोग थे उनसे मिले। इसने अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने रूस में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोले। कहां कहां खोले? कजान और किरियान्तरबर्ग। तो कजान और किरियान्तरबर्ग में याद रखोगे, इन दोनों में खोले। सवाल क्या सही नहीं है? 22 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन 8 से 9 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली में हुआ है क्या? रशिया में हुआ है, गलत हो जाएगा। दोनों देशों के नेताओं ने 2030 तक $100 बिलियन की बात कही है, बिल्कुल ठीक है। पहला गलत, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 केवल सही नहीं है। दूसरा सवाल बन गया, अच्छा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार एंड्रयू पिस्टल, तो पिस्टल याद रखोगे, रशिया के पास है, बिल्कुल ठीक है। हमसे पूछा क्या सही नहीं है? पीएम ने इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं, ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। 9 जुलाई को मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दूतावास शहरों यथा कजान और येनितारबर्ग में स्थापित करने की घोषणा की, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। और प्रधानमंत्री पहला ही नेता है, ये भी ठीक है। कौन सही नहीं है इनमें से? कोई नहीं, क्यों? क्योंकि सारे सही हैं। जहां पुरस्कार है वहां होगा पहले नेता है, हम स्किप कराए। हाँ, यह पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आ गए हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण पर, मतलब ये जो अनइम्पोर्टेंट टाइप चीज थी, मतलब जिनमें थोड़ी बहुत ही चीजें महत्वपूर्ण थी, उसको हमने पूरा कर लिया है। अब हम आ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण पर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में क्या होगा? तो पहली जो घटना इसमें है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में है, वो है सतत विकास रिपोर्ट, SDG रिपोर्ट, जिससे सवाल पूछा ही जाता है। अब यहां से हम चीजों को महत्वपूर्ण तरीके से करते चलेंगे, जैसे हम सामान्य कक्षाओं में करते हैं, है ना। चलिए, 2015 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने सतत विकास रेट 2030 एजेंडा, ये जो है ये 2015 पे सबने एक्सेप्ट किया है, अंगीकृत किया था। इस एजेंडे में 17 गोल हैं, 169 उपलक्ष्य हैं। एक बार पूछा गया था उपलक्ष्य कितने हैं, तो इनको भी याद रखोगे, जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है। सतत विकास रिपोर्ट इन लक्ष्यों उपलक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का प्रतिवर्ष वैश्विक अवलोकन प्रस्तुत करती है। स्मरणीय तथ्य क्या क्या है? 24 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN, है ना, UNSDSN द्वारा सतत विकास रिपोर्ट जारी की गई, है ना। ये सतत विकास रिपोर्ट UNSDSN द्वारा जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, तो उसी के द्वारा, नाम से ही क्लियर है ना, ये जारी की। अब क्या है, यह रिपोर्ट का 10वां संस्करण है। शीर्षक ये था, शीर्षक नहीं पूछा जाता है सामान्यतः। 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है। सबसे खराब संभावित परिणाम, अब देखो, एक आप में से कोई भी एक व्यक्ति, जितनी रिपोर्ट्स हैं, करीब 25-30 रिपोर्ट्स होंगी। रिपोर्ट का नाम, भारत की रैंक
और नंबर 1 रैंक, ये जरूर लिख देना। तो आप रिपोर्ट लिखोगे भारत 123 ऐसे लिख दोगे, कॉमा नंबर 1 फलाना। तो इस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट्स को समराइज कर दे, आप मेरे पढ़ाने के साथ साथ पेपर पे लिख लेना, बाद में कमेंट टाइप कर देना। आपके 10-15 मिनट खराब हो गए, लेकिन आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि सब लोग का एक बार में वो चीज हो जाए। तो आप में से अगर कोई विद्यार्थी मदद करना चाहे तो वो कर दे, ठीक है। इस रिपोर्ट का शीर्षक ये है SD 3 चीजें, रिपोर्ट किसने जारी की, नंबर 1 कौन, भारत की रैंकिंग क्या, इसी क्रोनोलॉजी में। इस सूचकांक में किसी भी देश को प्राप्त स्कोर सबसे खराब 0 है और उसके 100 के बीच है। सूचकांक में अफ्रीका का दक्षिणी सूडान जो है वो सबसे खराब है, लास्ट स्थान पे है। तो दक्षिणी सूडान, सतत विकास, तो बोले विकास दक्षिणी सूडान में है ये नहीं, है ना। भारत का स्थान कितना है, 99। भारत का समग्र स्कोर 67 है। 2024 में भारत का स्थान 109 था। तो सतत विकास में हम कितना बोले, हम बहुत काम कर रहे हैं भाई साहब। सतत विकास के लिए 99% काम कर लिया हमने, 1% रह गया है। ऐसे ध्यान रख लेना, क्योंकि मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग खराब मान सकते हो, सरकार कर रही है ना, नहीं भी कर रही है, बहुत सारी चीजें ना भी हो रही हैं। फिर उसके साथ साथ नीति आयोग इस पे ध्यान दे रहा है, बार बार रिपोर्ट वगैरह वो सब जारी कर रहा है, तो उसको ध्यान रखना। मतलब हमने 99% काम सतत विकास का कर लिया, ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे कौन है, फिनलैंड है। यहाँ सब फन ही फन है, यहाँ सारा सतत विकास हो चुका है, फन ही फन है। सबसे लास्ट दक्षिण सूडान, सबसे नंबर 1 फिनलैंड, भारत 99, ठीक। चलो सवाल, क्या सही है ये रिपोर्ट UNDP ने जारी की है क्या, नहीं। UNDP HDI वाली रिपोर्ट जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सतत विकास रिपोर्ट है, UNSDS ने जारी की है। तो एक गलत हो जाएगा, तो ये गलत, 2 और 3 ही बचेगा। भारत को 99 रैंक मिली है, दक्षिणी सूडान लास्ट पे है। भारत का रैंक कितना, भारत का स्कोर कितना है, 67। ये भी याद रखोगे, स्कोर, भारत का स्कोर 67 है, ठीक। चलो बी सही हो जाएगा, केवल 2 और 3, ठीक। चलो IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, प्रतिस्पर्धा कैसे हो रही है विश्व में, उसकी बात कर रहा है। ईयर बुक है, वार्षिक ईयर बुक है ना। जून में विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 36वां संस्करण जारी किया गया। इसे कौन जारी करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, है ना। तो IMD, ठीक है, IMD, वही IMD रैंकिंग है, इसीलिए स्विट्जरलैंड स्थित ये विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा संकलित की जाती है बेसिकली। इस वर्ष 69 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया। भारत की रैंक कितनी है, 41, है ना। भारत की रैंक कितनी है, 41। तो प्रतिस्पर्धा कैसे याद रखोगे, किसी से प्रतिस्पर्धा है तो 4-1, है ना। चलो तो ध्यान रखना, प्रतिस्पर्धा कैसी है, प्रतिस्पर्धा ऐसी है कि भाई साहब 4 आदमी लगे हुए हैं, सीट कितनी है, 1 है। ऐसे ध्यान रख लोगे, प्रतिस्पर्धा कैसी है कि एक सीट पे 4 आदमी है भैया, 4 आदमी। प्रतिस्पर्धा कैसी है, 4 और 1, 41 याद रख लेना। प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग ये पूछी जा सकती है। स्विट्जरलैंड क्या है, बहुत स्वीट है, यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। स्विट्जरलैंड स्वीट है, यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, ठीक। चलो फिर कौन सा सही है, देख लेते हैं। जून में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है क्या ये, नहीं। ध्यान रखना, प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग IMD का ही जो स्विट्जरलैंड का एक संस्थान है उसके द्वारा, इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र, है ना, इसी WCC वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा जारी किया जाता है, इसको ध्यान रखना। प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत का 41 रैंक है, 64.2 स्कोर है ना। तो 4 आदमी है एक सीट पर, प्रतिस्पर्धा 4 आदमियों की एक सीट है, 41, केवल 2 सही हो जाएगा, सही हमसे पूछा है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये किसने जारी किया है, ETI एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स, देशों की उनकी ऊर्जा प्रणालियों और प्रदर्शन का ऊर्जा संक्रमण हेतु उनकी तत्परता के आधार पर मूल्यांकन करता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के तहत विश्व के 118 देशों की ऊर्जा प्रणालियों को 3 आयामों पर जांचा गया है। क्या क्या है, रैंक प्रदान की गई है, स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा। तो ये पूछा जा सकता है कौन सी 3 रैंक है, थोड़ा टफ सवाल बन जाएगा। तो याद रखना, सतत ऊर्जा की बात कर रहे हैं, पर्यावरणीय स्थिरता की बात कर रहे हैं और ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, विश्व WEF, है ना, WEF, इसको याद रखना। ऊर्जा की बात है तो ऐसे याद कर लेना, ऊर्जा किन में होती है, WWF वालों में ज्यादा होती है ना, एनर्जी किस में ज्यादा होगी, WWF, तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक। चलो स्वीडन प्रथम नंबर पे है जबकि कांगो लास्ट में है। विश्व में 71 नंबर है हमारा ऊर्जा में। तो ऊर्जा कितनी है, जैसे हम कहते हैं ना इस चीज में 70% एनर्जी मिलेगी, इसमें ये मिलेगा, तो हमारे अगर 71% आ जाते तो हम ऊर्जा से बढ़ जाते। मास्टर साहब 71% से पास हुआ हूँ, एनर्जी कैसे नहीं आएगी, तो ऐसे याद रख लेना, ऊर्जा 71%, ठीक, 71 नंबर हमारा है। तो अब तक हमने 3 रैंकिंग याद की हैं। प्रतिस्पर्धा हम
4 आदमी एक एक सीट पे, तो 41। एक रैंकिंग क्या याद की थी इससे पहले जो याद की थी, 99% हमने सतत विकास का काम कर लिया है। तीसरी रैंकिंग ये है कि हमें ऊर्जा कब आ जाती, जब हम 71% पा लेते। ठीक, चलो कौन सा सही नहीं है, विश्व आर्थिक मंच WWF में ऊर्जा आएगी, बिल्कुल ठीक है। इस सूचकांक में स्वीडन प्रथम नंबर पर, जबकि कांगो लास्ट पे है, बिल्कुल ठीक है। विश्व में 53 स्कोर के साथ भारत का 50वें नंबर पे है। क्या सर ऊर्जा कब आ रही थी, जब 71% प्राप्त कर ले रहे थे। सी गलत हो जाएगा। ठीक, तीसरा वाला गलत है। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक, जहां बढ़िया रह सकते हैं, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक जारी किया गया है। तो लिवेबिलिटी मतलब रहने की, जैसे तुमने नोएडा और वहां देखे होंगे ऐसे बड़े बड़े टावर होते हैं, तो टावर है, इनको यूनिट मान लो, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तो टावर है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में विश्व के 173 देशों को शामिल किया गया है। 5 श्रेणियां और 30 संकेतक हैं, है ना। स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, ये सब। तो कोपेनहेगन जो है ना, डेनमार्क, वो शीर्ष स्थान लिवेबिलिटी में कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन मतलब जो आदमी कोप में चला जाएगा तो लिवेबिलिटी का तो बहुत बढ़िया स्थान होगा जी, बिल्कुल अकेला रहेगा, वहां कोई परेशान नहीं कहेगा। कोप भवन में चले गए जी, बढ़िया से रह रहे हैं अकेले, क्यों, क्योंकि कोप भवन में चले गए। तो लिवेबिलिटी कहां बढ़िया है, कोपेनहेगन में, ध्यान रह जाए इसलिए। ठीक, नागरिक अशांति के कारण दमिश्क जो है, यहाँ तो दम घुट जाता है, यहाँ आदमी रह कैसे पाएगा। सबसे लास्ट ये है, सबसे कम आरामदायक शहर है दमिश्क। तो कोपेनहेगन याद रखोगे, नंबर 1 है। कोपेनहेगन अकेले रहेंगे, बढ़िया लिव रहेंगे, कोप में चले जाएंगे। इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक जारी किया गया, 173वां स्थान दमिश्क को प्राप्त हुआ, बिल्कुल ठीक। कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये भी पूछी जा सकती है। इस रिपोर्ट को पहली बार 2006 में वर्ल्ड विश्व आर्थिक मंच, अब देखो याद कैसे करोगे, ये भी WEF है। तो एक तो WWF में एनर्जी थी, और आर्थिक, विश्व आर्थिक अंतराल, तो आर्थिक अंतराल किस में आएगा, आर्थिक मंच ही देखेगा ना। विश्व लैंगिक, माफ कीजिए, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, तो लैंगिक अंतराल, महिला और पुरुष में अंतराल बेसिकली कायम है। सर एक ही चीज में है, आदमी पैसा कमाता है, लेडीज घर के काम करती है, तो मानते हैं कि अंतराल है, जबकि ऐसा है नहीं। तो आप ध्यान रख लेना कि अंतराल किस में है ना। तो पैसा मतलब अर्थ है, मतलब अर्थ, WEF आर्थिक मंच, तो लैंगिक अंतराल हो गया। ठीक है, चलो, या ऐसे याद कर लेना, WWF में भी तो लैंगिक अंतराल है ना, महिलाओं की फाइट अलग होती है, पुरुषों की फाइट अलग होती है। तो WWF में बोल रहा हूं तो WEF उसको कर लेना। ठीक है, चलो, कैसे भी ध्यान रख लेना। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य विश्व में लैंगिक समानता प्राप्त करना, उसकी गति को मापना है। ठीक है, चलो, तो स्मरणीय तथ्य क्या है, इसने जो है जारी की विश्व आर्थिक मंच, तो आर्थिक लेवल पे जो है लिंग में अंतराल है, या फिर लिंग में जो है WWF में भी लैंगिक अंतराल होता है, अलग अलग लड़ते हैं दोनों। इस रिपोर्ट में विश्व की 148 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता की दिशा में हुई प्रगति को मापा गया। रैंक 1 किसकी है, आइसलैंड। बोले यहाँ पहले से ही सब जमे हुए हैं, सारे जमे हुए हैं, तो यहाँ कोई अंतराल ना है। आदमी भी जम नू करके स्टैचू हो गया, लेडी भी जम गई नू करके स्टैचू हो गई, आइसलैंड सब जम गए। तो बोले यहाँ कोई अंतराल है ही नहीं, तो मतलब सबसे कम अंतराल यहाँ है। और सबसे ज्यादा अंतराल कहाँ है, बरगल, अपने पड़ोसिया शैतान पाकिस्तान। हमारा कितना स्थान है, हम 131 के अंतराल पे हैं। ठीक है, स्कोर हमारा 644 है, पहले हम 129 थे, अब 131 हो गए। तो लैंगिक अंतराल है ना, कैसे याद रखोगे, इसे मान लो 3 को महिला है, ये 3 क्या है, महिला है, और बोले इसको हमने 2 दीवारों के अंदर बंद कर रखा है। ऐसा है नहीं, मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो 131। आप कहोगे सर आपकी महिलाओं के प्रति सोच कैसी सी है, मेरी कैसी भी नहीं है, मैं बेटा याद करा रहा हूं बस, और कुछ नहीं है ना, इसको दिल पे नहीं लेना है। तो ये महिला है ना, ये महिला है, ये महिला है, और 131। ठीक है, इसको हमने 2 किवाड़ों के बीच में बंद कर रखा है, तो ऐसे ध्यान रख लेना, है ना, इसको ध्यान रख लेना। 131 है ना लैंगिक अंतराल में, तो लैंगिक अंतराल में रैंक कितनी भारत की, 131। कौन सा सही नहीं है, जून में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के 19वें संस्करण को जारी किया गया। तो आर्थिक मंच याद रखोगे, लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत 131 है। ठीक है, पहला स्थान फिनलैंड को नहीं है, पहला स्थान आइसलैंड को है। सब जम गए हैं, मैंने बताया है, सब जम गए, इसलिए कोई लैंगिक अंतराल नहीं है। अंतिम सूडान है, गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जो सही नहीं है। आगे चले,
वैश्विक शांति सूचकांक। तो वैश्विक शांति सूचकांक को सिडनी स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार मंच थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, तो शांति की बात हो रही है तो इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस तो जारी करेगा ही, शांति की बात हो रही है ना, तो इकोनॉमिक एंड पीस शांति सूचकांक सर्वप्रथम 2007 में जारी किया गया था, बाद में ये 23 गुणवत्ता आधार पर किया जाता है। स्मरणीय तथ्य क्या है, तो इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ये जारी किया गया है, 19वां संस्करण है, विश्व के 163 देशों को रैंक प्रदान की गई है। हमें अपनी ध्यान रखनी है दुनिया से क्या मतलब है ना। चलो जीपीआई के अनुसार ग्लोबल क्या होगा, जो शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स। अच्छा, पश्चिमी और मध्य विश्व सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है, मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है ना, यूरोप है, आइसलैंड सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। तो मैंने बताया जब सब जम गए तो वहां ना लिंग का अंतराल है, सब जमे खड़े हैं ना आइसलैंड, ऐसा है नहीं, याद करने के लिए बता रहा हूं, सारे इनू करके स्टैचू, बर्फ पानी खेलते ना बीच बचपन में, तो वहां बर्फ हो गया, तो बर्फ हो गया, सब खड़ा है शांति से, जब खड़े हैं तो शांति तो अपने आप ही होगी और लैंगिक अंतराल भी नहीं होगा। ठीक, चलो यमन सबसे कम शांतिपूर्ण है, भारत कितना है शांति में, शांति भाई शांति कहना क्यों नहीं मानती, शांति अंतराल में हम 115 हैं। ठीक है, चलो शांति सूचकांक में हम 115 हैं, कैसे याद रखोगे बताओ, शांति सूचकांक में 115 है ना, तो बोले 11 आदमी हमारे यहाँ शांति, हाँ जब किसी को शांति प्रदान करनी होती है तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, है ना, 5 लोग चढ़ाते हैं तब शांति मिलती है, ऐसे ध्यान रख लेना। शांति कब मिलेगी, जब 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाओगे, 5 लोग चढ़ाओगे तब शांति मिलेगी, 5 दफे चढ़ाओगे तब शांति मिलेगी, ऐसे ध्यान रख लेना। तो 11 और 5 115 हमारी शांति में रैंकिंग है, ध्यान रख लेना भाई, पेपर में आएगा सवाल, ठीक, इसीलिए बकवास कर रहा हूं। ठीक है, चलो तो वैश्विक शांति इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 125वां है क्या, ना, अभी बताया 11 रुपए का प्रसाद 5 बार चढ़ाओगे तब शांति मिलेगी। आइसलैंड सबसे शांति है, क्यों, क्योंकि वहां तो सब जम गए हैं। कौन सही है, 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में क्या है, अपनी तरह का व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का प्रथम संस्करण अक्टूबर 2004 में जारी किया गया था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रतिवर्ष जून माह में जारी की जाती है, जारी की गई 22वां है। ये देख लो पहला कौन सा है, तो MIT जो है, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, जो MIT है अमेरिका, वो लगातार 14वीं साल भी नंबर 1 पे है। तो QS याद रख लेना, QS है ना, तो QS MIT, QS में क्या है, MIT नंबर 1 है, QS रैंकिंग में MIT नंबर 1 है। कैसे याद रखोगे, क्यों भाई कहां जाएगा, QS क्यों भाई कहां जाएगा, तो सबका सपना होता है MIT जाऊं, MIT विश्वविद्यालय से पढ़ूं, तो इसको ध्यान रखना। तो नंबर 1 पे क्या है, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान UK अमेरिका। ठीक है, फिर इंपीरियल कॉलेज है लंदन का दूसरे नंबर पे, फिर स्टैनफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड 4 है, हार्वर्ड है ना, तो इसको याद रखना। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड कहां के हैं, US के हैं, इंपीरियल और ऑक्सफोर्ड इसके हैं। तो 14 साल से QS, क्यों रे कहां जाएगा, क्यों रे कहां जाएगा, तो बोले MIT जाऊंगा, है ना। चलो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा है, तो भारत का IIT दिल्ली है ना, IIT दिल्ली है। तो क्यों रे कहां जाएगा, QS, तो मैंने QS को याद रखना, क्यों रे कहां जाएगा, तो या तो MIT जाएगा या दिल्ली जाएगा, तो भारत का दिल्ली है, IIT दिल्ली। ठीक, चलो फिर आगे चलते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, भारत के कुल 54 संस्थान शामिल हैं, IIT दिल्ली को 23वां स्थान मिला है, 123वां समग्र में, ये भी ठीक है। ठीक है, चलो दोनों कथन सही हैं, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ये पूछा जा सकता है, और इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया, तो इजराइल तो एकदम लॉयन की भांति टूटी पड़ा है ना सब पे, शेर की भांति, तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इजराइल ने शुरू किया, और ईरान उसके खिलाफ कौन सा करेगा वो अभी हम देखेंगे। तो ईरान इजराइल युद्ध में ऑपरेशन राइजिंग लॉयन 13 जून को इजराइल ने ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है नाम से एक व्यापक सैन्य अभियान आरंभ कर दिया। इस आकस्मिक हवाई हमले में उद्देश्य ईरान के परमाणु हथियार को समाप्त करना था, है ना, जिसे जो इजराइल है वो खतरा मानता है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया, इसके मुख्य रूप से इजरायली वायुसेना और गुप्तचर एजेंसी मोसाद शामिल थे। इजरायली रक्षा बलों को शेर की भांति उदित होना, इसका नाम था शेर की भांति उदित होना। ठीक है, ईरान के सैन्य कमांडर गुलाम अली और ये सब निपट गए। इसके प्रतिकार में ईरान ने ऑपरेशन टू
ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत जवाबी हमले शुरू किए कि हम प्रॉमिस करते हैं हम तेरा लॉइन खत्म करेंगे ऐसे करके। फिर जो है इनने भी दो कमांडर मार दिए, फिर अमेरिका कूद पड़ा, है ना। और अमेरिका ने कौन सा, अमेरिका का ऑपरेशन है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। आपने सुना होगा ट्रंप रात में वार रूम में बैठे हैं, तो मिडनाइट हैमर याद रख लेना। तो 3 ऑपरेशन हो गए, राइजिंग लॉइन इजराइल का ईरान के लिए, ऑपरेशन प्रॉमिस ईरान का इजराइल के लिए, और मिडनाइट हैमर अमेरिका का ईरान पे जो हमला हुआ वो। ठीक है, चलो फिर जो है इनमें वार्ता चल रही है, अभी हुई नहीं है। कौन सा सही है? इजराइल ने ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन राइजिंग लॉइन नाम से सैन्य अभियान शुरू किया। इसके प्रतिकार स्वरूप ईरान ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर थोड़ी दिया, ये तो अमेरिका का था। भारत ने ईरान इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकलने के लिए ऑपरेशन सिंधु, ये याद रखना, ये देख लो। ध्यातव्य है कि भारत ने इजराइल ईरान से निकलने के लिए ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन गंगा, तो यू कैन बाथ इन गंगा मैंने आपको याद कराया था। तो यूक्रेन से जो हमने निकाल के लाए थे वो गंगा थे, यहाँ सिंधु है। ठीक है, क्योंकि यहाँ धू धू हो रही है बहुत, इजराइल ईरान युद्ध लड़ रहे हैं, धू धू, तो बोले सिंधु, हमारे वाले हमें दे दो। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंधु के तहत हम अपने लोग निकाल के लाए हैं। तो अब तीसरा भी सही है, कौन सही है? 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे चले। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया, तो पूछा जा सकता है किसका, बस और कुछ नहीं। 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद इसको संयुक्त राष्ट्र के मुख्य 6 अंगों में से एक है। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक मुद्दों की चर्चा का केंद्रीय मंच है। सभी देशों नीतिगत सिफारिश करते हैं। भारत किस अवधि के लिए? तो भारत एस्कोसो है ना, यूनाइटेड नेशन आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है 26 से लेकर 28 3 साल के लिए सदस्यता होती है। 26 से 28 तक हम इसकी सदस्यता है। भारत 4 जून को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में महासभा में 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2028 तक के कार्यकाल हेतु चुना गया। एशिया प्रशांत की 4 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें भारत के साथ चीन आया है, लेबनान आया है, तुर्कमेनिस्तान आया है। ठीक, चीन, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान और भारत। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अफ्रीका और एशिया के 4-4 देश और ये सब चुने जाते हैं, चुने गए हैं, भारत चुना गया है, बस इतना ध्यान रख लेना। ठीक, कब से कब तक के लिए पूछेगा तो ये ध्यान रखना कौन सही है। भारत 26 से 28 की अवधि के लिए सदस्य चुना गया है, बिल्कुल ठीक है। एशिया प्रदेश की 4 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें चीन, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान है, बिल्कुल ठीक है। दोनों सही है, कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना 2। क्यों? क्योंकि दोनों सही हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता ये पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस IIAS ने वैश्विक गैर लाभकारी संस्था है, जिसकी स्थापना 1930 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। तो 3 जून को ब्रुसेल्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की असाधारण महासभा की बैठक में भारत को IAS के अध्यक्ष पद हेतु IIAS के अध्यक्ष पद हेतु चुना गया। तो याद रखना, ब्रुसेल्स घूसे चल रहे थे, किसका प्रशासन बढ़िया चलेगा? ब्रुसेल्स घूसे चला रहे भाई, किसका प्रशासन बढ़िया होगा? महासभा हो रही थी, भारत ने कहा अपन बनेंगे, हम बनेंगे अध्यक्ष। ठीक, तो ध्यान रखना, ब्रुसेल्स घूसे चल रहे थे, प्रशासन बढ़िया चाहिए, घूसे चल रहे थे तो ब्रुसेल्स में इसका सम्मेलन हुआ, भारत ने अध्यक्षता ली। इतनी बात ध्यान रखोगे, बस और कुछ नहीं। ठीक, और भारत ने हराया किसको? भारत के सचिव जो है ऑस्ट्रिया को हरा के इसके न वो बने, ठीक है, मतलब हेड बने। 25 से 28 के लिए कार्यकाल है, 4 साल के लिए, 25, 26, 27, 28। सामाजिक और आर्थिक विकास हम कब तक करेंगे? 3 साल, 26 से 28। IIAS के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मतपत्र का प्रयोग किया गया है। और किसको हराया है? ऑस्ट्रिया। बोले जा तू ट्रे लेके आ, तेरा काम ट्रे लेके आना है। ऑस्ट्रिया, हम जीतेंगे, अपन बैठेगा इस कुर्सी पे। ठीक, IIAS वर्तमान में 31 देशों की सदस्यता, 20 राष्ट्रीय अनुभाग, 15 अकादमिक शोध केंद्र वगैरह हैं। और भारत ने क्या इसको संभालते हुए सिद्धांत दिया है? अधिकतम शासन, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, न्यूनतम अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार, कम लोगों से मैक्सिमम सुविधा। 1998 से IIAS का सदस्य है। भारत का प्रतिनिधित्व प्रशासनिक सुधार के माध्यम से किया जाता है। सवाल कौन सा सही है? प्रकथन हाल ही में ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ है, तो आपसे सीधे सीधे ये पूछ सकता है कहां आयोजित हुआ है? ब्रुसेल्स में। यह चुनाव 25 से 28 के कार्यकाल के लिए हुआ है, जिसके साथ पहली बार भारत ने संस्थान की अध्यक्षता ली है। पहली बार अध्यक्ष के लिए मतपत्र का चुनाव हुआ है। कौन सा सही है? सभी सही है, उपयुक्त तो सभी। ठीक है, वैसे ऐसे ही बन जाते थे। पहली बार वोटिंग हुई है और हमने किसको? ऑस्ट्रिया, जा तू ट्रे लेके आ, हम बैठेंगे यहाँ। ठीक, ब्रुसेल्स घूसे चल रहे थे, ब्रूस घूसे चल रहे थे, तो हमने कहा हम अध्यक्षता संभालेंगे। ऐसे ध्यान रखना प्रशासन तंत्र की। सुरक्षा परिषद के नए स्थायी सदस्य याद नहीं रहेंगे, फिर भी पढ़ लेते हैं।
यूएनएससी संयुक्त राज्य के 6 प्रमुख अंगों में से एक है जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी 10 अस्थायी। ये बात याद रखनी, कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी 10 अस्थायी। ठीक है, भारत की स्थायी सदस्यता की मांग लगातार बढ़ती रही है। स्थायी सदस्यों में कौन कौन है? चीन है, फ्रांस फ्री में जुड़ गया है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। ठीक है, इनको ध्यान रखना। जबकि शेष स्थायी सदस्य 2-2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। 3 जून को 79वें सत्र के दौरान बहरीन, कोलंबिया, कांगो गणराज्य, लाटविया, लाइबेरिया को अस्थायी सदस्य चुना गया है। इन 4 को 5 नवनिर्वाचित सदस्यों का द्विवार्षिक कार्यकाल 26 से 27 होगा। उपयुक्त के अर्थ के 5 ये हैं। निर्वाचित सदस्य अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सेरा लोएन और ये सब हैं। खैर, एक लैटिन कैरिबाई किसी भी उम्मीदवार के चुने जाने के लिए 193 सदस्यों में से कम 2/3 देशों का समर्थन प्राप्त होना अनिवार्य है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन स्टेटमेंट के माध्यम से आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी आदमी सदस्य कब बनेगा। तो सर सदस्य तब बनेगा जब वो सबको टॉफी खिलाएगा ना भाई। 2/3 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए कि हाँ इसको सदस्य बना दो। ठीक है, चलो सवाल कौन सा सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहरीन, कोलंबिया, कांगो गणराज्य, लाटविया, लाइबेरिया, तो 2 लाला वाले हैं, एक बहरा है। लाला बहरा है क्या? कोलंबिया, कांगो 2 काका वाले हैं। काका, लाला, बहरा है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। कोलंबिया, कांगो, लातविया, लाइबेरिया, बहरीन। तो काका 2 काका वाले, लाला और बहरीन बहरा है। बिल्कुल ठीक है। 20 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी 10 अस्थायी, गलत है। 15 होते हैं, 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। हमसे पूछा है कौन सही नहीं है? केवल 2। 5 स्थायी कौन कौन से? फ्रांस फ्री में जुड़ गया, और फ्रांस के बाद यूएसए, यूके और जर्मनी और चाइना। ठीक, जर्मनी क्यों बोल रहा हूं मैं? हाँ, यूएसए, यूके, चीन, फ्रांस और रशिया। तो 3 तो बड़ी महाशक्ति हैं। कौन कौन? 3 बड़ी महाशक्ति, चारों ही शक्ति हैं एक तरह से। यूके, यूएसए, चाइना, रशिया और फ्रांस फ्री में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो प्रेस की स्वतंत्रता हो रही है जी, प्रेस से स्वतंत्रता मिलेगी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो ये नाम से ही क्लियर है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है वो प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ कितनी है। अब ये कह रहे हैं कि प्रेस की स्थिति बहुत खराब है, मीडिया खराब, मीडिया को ऐसी तैसी कर रहे हैं। साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर एआई का प्रभाव, तो इसकी वैसे पूछी नहीं जाएगी लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना। तथ्य क्या क्या है? यह देखा गया है कि 1/3 समाचार पत्र तंगी के कारण है, बंद हो गए हैं, है ना। इन देशों में विशेष स्थिति सबकी स्थान दिया है, कोई बात नहीं। ठीक, चलो हम आगे चलते हैं, हमें अपनी रैंक देखनी है। इतने बिलियन डॉलर खर्च हुए हैं जो कम है, कठिन परिस्थिति में पत्रकार काम कर रहे हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका की है। ठीक है, चीन अब भी पत्रकारों के लिए दुनिया में सबसे बड़ा जेल बना हुआ है, ध्यान रखना। फिर सबसे बढ़िया कौन से देश है? नॉर्वे। नो वे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नो वे, यहाँ पत्रकारों को कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्वे, है ना, ध्यान रखना, है ना। चलो वर्तमान में भारत कितना है? 151। तो प्रेस की स्वतंत्रता, तो एक कपड़ा तो यो रहा सर और एक कपड़ा यो रहा, दोनों कपड़ों की प्रेस कितने में होती है? 5 रुपए में होती है सर। प्रेस कितने में होती है? 5 रुपए में। एक कपड़ा योरा, एक कपड़ा योरा। अभी मैंने बताया था ये महिला, और महिला को हमने बंद कर दिया, मतलब लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में हम कितने हैं? 131 है। एक कपड़ा और एक कपड़ा यानी 2 कपड़ा, दोनों कपड़ों की प्रेस होगी कितने में? 5 रुपए में। वाह मोदी जी वाह, 151 रैंक हमारी किस में हो गई? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। बस इतनी ही याद रखनी है। भारत ने डिजिटल मीडिया नीति शुरू की है, कोई बात नहीं। कौन सही नहीं है? फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांसीसी है ना, ये पूछा जा सकता है यार। हाँ, फ्रांसीसी एनजीओ है। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जो है ये संस्करण जारी किया। यह इंडेक्स के इतिहास में पहली बार है कि दुनिया के आधे से अधिक देशों में पत्रकारिता करने की स्थिति या तो कठिन या फिर बहुत गंभीर हो गई है। ठीक है, भारत को इतने स्कोर के साथ 121वां है क्या? एक जोड़ी कपड़ा और एक कपड़ा, दोनों कपड़े को प्रेस करने में कितना? 5 रुपए लगेगा। तीसरा गलत है, भारत की रैंक याद रखोगे। ठीक, और कोई भी मेहनती बालक वो काम कर देना जो मैंने शुरू में बताया। चाहो तो सारे सूचकांक जो हैं अभी पेपर पे लिखते रहो, बाद में उनको कमेंट के माध्यम से टाइप कर देना। सूचकांक जारी कौन कर रहा है? नंबर 1 और भारत की रैंक, बस। ठीक, चलो विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां सिपरी जारी करता है ना। स्टॉकहोम
स्वीडन की संसद ने स्थापित कर रखा है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री संघर्षों, शस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के संदर्भ में अनुसंधान हेतु समर्पित स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। 28 को इसने अपनी जो है विश्व में सैन्य संबंधित रिपोर्ट जारी की, सैन्य प्रवृत्तियां रिपोर्ट। क्या क्या हो रहा है, तो ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च हो रहा है, कि अब तक सबसे बड़ी वृद्धि हुई है, सभी क्षेत्रों में सैन्य खर्च में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से यूरोप और मध्य पूर्व में, है ना। हमें वो देखना है कौन सबसे ज्यादा है। सवाल जहां से बनेगा वो सारी रागमाला नहीं पढ़नी है। 1988 के बाद सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है इस बार सैन्य खर्चों में, तो ये पॉइंट याद रखना। इसके अनुसार विश्व के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सैन्य व्यय का हिस्सा 2.5% हो गया है। 2.5% टोटल सब लोग मिला के सेना पे खर्च कर रहे हैं। सरकारी व्यय के हिस्से के रूप में औसत सैन्य व्यय 2024 में 7.1 हो गया, ये हो गया। इसके अनुसार विश्व में 5 बड़े सैन्य खर्च करने वाले कौन कौन से देश हैं, तो 5 बड़े देश जो सेना पर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं वो कौन। नंबर 1 पे अमेरिका है। अमेरिका क्या कहता था, तुम क्या हो, अब हम अमेरिका से पूछते हैं तू क्या है, वो वाला सिस्टम नहीं है यहाँ। अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नंबर 2 पे कौन है, नंबर 2 पे चीन है, अमेरिका का भैया दूसरा चीन, फिर रूस है, फिर जर्मनी है और भारत है। भारत नंबर 5 पे है, याद रखना, ध्यान रखना। अमेरिका के बाद रशिया मत लगाना, अमेरिका के बाद चाइना है, ठीक है। चलो इसके अनुसार भारत इतने पैसे खर्च कर रहा है जो जीडीपी का 2.3% है। फिर एशिया में चीन के बाद भारत दूसरा सैन्य खर्च वाला देश है। क्यों, नंबर 1 पे कौन, अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे रशिया, फिर जर्मनी, फिर भारत है, ठीक है। चलो तो सबसे ज्यादा अमेरिका खर्च करता है, फिर चीन, फिर रूस, फिर जर्मनी, फिर भारत, ठीक। चलो कौन सही, 28 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व में सैन्य खर्च से संबंधित रिपोर्ट जारी की, तो किसने जारी की, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जारी की गई है क्या, सिप्री द्वारा जारी की गई है, तो ये गलत हो जाएगा। 2024 में 5 बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश यूएसए, चीन, रूस, जर्मनी, भारत है, बिल्कुल ठीक है, यही पूछा ही जाएगा, इसको ध्यान रखना। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने इतने बिलियन रहा जो जीडीपी का 2.3% है, बिल्कुल ठीक है। कौन सही है, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 2 और 3 सही है। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी, अब ये टाइम्स एजुकेशन है, टाइम्स वो रिपोर्टिंग, और क्यूएस क्यूरे कहां जाएगा, तो या तो मैं एमआईटी जाऊंगा या दिल्ली जाऊंगा, तो क्यूएस रैंकिंग में एमआईटी और दिल्ली है। टाइम्स हायर एजुकेशन में कौन है, इसको देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी हुई। इसमें 853 विश्वविद्यालय एशिया में ये है। एशिया का वही पेकिंग यूनिवर्सिटी होगा जो उसका है क्या वाला, सिंघुआ यूनिवर्सिटी है चाइना की नंबर 1 पे, ठीक है। पेकिंग नहीं है, पेकिंग दूसरे पे है, सिंघुआ यूनिवर्सिटी है। तो नंबर 1 पे कौन है, टाइम्स में, टाइम्स एशिया में सिंघुआ यूनिवर्सिटी है, इसको ध्यान रखोगे। शीर्ष 5 भारतीय विश्वविद्यालय कौन है, तो आईआईएससी बेंगलुरु है। किसमें किसमें, ये है सर टाइम्स में, अपना टाइम आएगा, है ना, कौन कह रहा है, बेंगलुरु, यही लगातार नंबर 1 रहता है। आईआईएससी बेंगलुरु 38वें स्थान के साथ भारत में सर्वोच्च पर है ना। सिलोनी यूनिवर्सिटी भारत की सर्वोच्च निजी विश्वविद्यालय है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हमने क्या याद किए थे कि क्यूरे कहां जाएगा, तो या तो एमआईटी जाऊंगा या आईटी दिल्ली जाऊंगा। ये क्या है, टाइम्स एशिया है, तो टाइम्स एशिया में सिंघुआ यूनिवर्सिटी एशिया की, चाइना की नंबर 1 और भारत की आईआईएससी बेंगलुरु। कौन सही है, टाइम्स में जिसमें एक 853 विश्वविद्यालय, भारत के 107 शामिल हैं, बिल्कुल ठीक है। एशिया में 2000 अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई 38वें नंबर के साथ सर्वोच्च है क्या, नहीं। नंबर 1 कौन है, आईआईएससी बेंगलुरु। कौन सा सही है, नंबर 1, ठीक। चलो वैश्विक सामाजिक रिपोर्ट 2025, विश्व सामाजिक रिपोर्ट। अब ये भी, इसमें भी बोल बचन है कि इतने लोग गरीबी से बाहर आ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नो टेडी नो के, कोई मतलब नहीं, सवाल बनेगा ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक विकास मामलों की परिषद यूएन डेसा, तो ये पूछ सकता है समाज कैसा, तो समाज डेसा, है ना, याद रख लेना। सामाजिक रिपोर्ट, समाज कैसा, समाज डेड डेड डेस जैसा, डेड डेड डेस में अपने आप भर लो। 24 अप्रैल 2025 को डेसा, तो याद रखना, प्रकाशित वार्षिक विश्लेषण है। इस वर्ष की रिपोर्ट का शीर्षक है सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए नई नीतिगत सहमति। 24 अप्रैल 2025 को वैश्विक सामाजिक रिपोर्ट 2025 जारी की गई। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग यूएन डेसा तथा संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय विश्व विरासत आर्थिक अनुसंधान परिषद यूएनयू वाइड अर्थ के सहयोग से जारी की गई। जीवन संतुष्टि के अनुसार दुनिया भर में 60% लोग संघर्ष कर रहे हैं, 12% लोग पीड़ा में हैं, 69 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में, यानी प्रतिदिन $2 से भी कम कमा रहे हैं। ये हो रहा है, वो हो रहा है। विश्व बैंक में हर 5वें व्यक्ति जलवायु आपदा से घोषित है, कोई बात नहीं। 60% लोग इस बात को लेकर कहते हैं, ये सब मेंस का डाटा है कि नौकरी जा सकती है नहीं, ये हो सकता है कि नहीं। कौन सा कथन सही नहीं है, देखो यूएन डेसा ने जारी की, इसको याद रखना,
है ना। इसमें कोई वो नहीं है, भारत रैंकिंग वैंकिंग नहीं है। वर्तमान में जीवन संतुष्टि के आकलन के अनुसार दुनिया भर में 60% लोग संघर्ष कर रहे हैं, 12% लोग पीड़ा में हैं, तो दोनों सही हैं। सवाल पूछेगा नहीं, है ना, खाली कहानी है, तो इसको छोड़ो, आगे चलते हैं। वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट ये पूछी जा सकती है। इसमें क्या है, वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 वर्ष 2024 में पवन ऊर्जा उद्योग के प्रदर्शन का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट पवन ऊर्जा की तैनाती को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का समाधान प्रस्तुत करती है कि कैसे हम एयर एनर्जी जो है बढ़ाएंगे, पवन ऊर्जा बढ़ाएंगे। 23 अप्रैल 2025 को वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा लंदन में यूनाइटेड किंगडम में, तो सेम संस्थान ने जारी की है, ध्यान रखना। रिपोर्ट जारी की वर्ष 2024 में विश्व भर में 117 गीगावाट नई पवन क्षमताएं स्थापित हुई हैं, है ना, ये याद रखना। इस बढ़ोतरी के साथ ही कुल वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता 1336 गीगावाट हो गई है, यहां तक इतनी पहुंच गई। 2026 के दौरान प्रमुख पवन ऊर्जा बाजारों में नई स्थापना की कुल संचयी क्षमता इस प्रकार है। चाइना के पास इतना है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास इतना है, जर्मनी के पास इतना है, भारत देख लो कुल स्थापित क्षमता कितनी है, इतनी। और भारत पवन ऊर्जा में वैश्विक स्तर पर चौथे नंबर पे है, 4 नंबर पे है पवन पे, ठीक है। चलो, तो ये याद रखना, पवन ऊर्जा के उत्पादन लगभग हम 50 गीगावाट 48.2 गीगावाट का उत्पादन कर रहे हैं और वैश्विक लेवल पे 4th नंबर पे है। पहले पे कौन, अमेरिका, दूसरे पे कौन, पहले पे कौन, चाइना, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे हम, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। पवन ऊर्जा में 4th नंबर पे लगभग 50 गीगावाट 48.2 गीगावाट का उत्पादन कर रहे हैं। चलो, भारत की कुल पवन ऊर्जा क्षमता अप्रैल 2025 तक 51 गीगावाट तक पहुंच गई थी, जिससे चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा वाला देश बन गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में पवन ऊर्जा में वृद्धि में सबसे आगे हम हैं। मुख्यतः चीन विशाल क्षमता स्थापित को जाना जाता है, चीन के बाद हमें। भारत में अधिकांश नई स्थापनाएं गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु, इनको याद रखोगे, गुजरात में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में हुई है। किसकी, पवन ऊर्जा की स्थापनाएं। हम टोटल विश्व में नंबर 4, एशिया में पैसिफिक तट पर पवन टरबाइन असेंबली प्रमुख घटक के रूप में दूसरा बड़ा सबसे बड़ा केंद्र है। लगभग 48 गीगावाट स्थापित ऊर्जा क्षमता के साथ भारत जनवरी में चौथे नंबर पर है। वही चौथे की बात हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक। चलो आगे चलते हैं। कौन सा सही नहीं है, 23 अप्रैल को पवन ऊर्जा लंदन द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, बिल्कुल ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल क्षमता 51 गीगावाट पहुंच गई। इस रिपोर्ट के अनुसार नहीं पहुंची है, अप्रैल में पहुंचेगी, है ना, अगली बार पहुंचेगी अप्रैल 2025 में। हाँ ठीक है, 25 ही तो दिया है, अप्रैल 2025 में इतनी हो गई है। लेकिन जब 2024 की रिपोर्ट है तो उस समय हमारी 48.2 गीगावाट है, तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना, है ना। चलो, तो ये सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा है क्या, नहीं, एक और है, चीन, अमेरिका, जर्मनी, चौथे पे हम हैं, तीसरा नहीं, हम पवन में चौथे हैं। गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है, ठीक। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, कौन जारी करता है, WIPO, WIPO, ठीक है। चलो, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, अमित जी बाड़े जंग, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी कर रहा है। तो WIPO क्या करता है, वो शायद वो करेगा जो भी बुद्धिमत्ता वाला आएगा। खैर, बौद्धिक संपदा को याद रखोगे, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी कर रहा है ना, तो इसको मत भूलना भाई, मैं भी कंफ्यूज हो गया। बौद्धिक संपदा, तो बौद्धिक संपदा का क्या करोगे, संपदा का चैम्बर बनाओगे, कॉमर्स का, है ना, कॉमर्स चैम्बर मतलब पैसे में बेचोगे बौद्धिक संपदा, तो ऐसे ध्यान रख लेना। पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जा रहा है अप्रैल को, वैश्विक नवाचार नीति के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जारी किया गया। वार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले सूचकांक का 13वां संस्करण था। 55 विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हैं। कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो जीडीपी में 90% योगदान देती हैं, ऐसी 55 अर्थव्यवस्थाएं। नंबर 1 पे कौन है, बौद्धिक संपदा, सबके पास सबसे ज्यादा किसके पास है, कॉमन सेंस से वैसे भी लगाओगे, यूके, है ना। 55 देशों में भारत कितने नंबर पे है, 4-3 नंबर पे है। तो हमारे पास बौद्धिक संपदा, तो बौद्धिक संपदा हमारे पास कैसे याद रखोगे, कितनी है, 43 है। कैसे ध्यान रखोगे, बौद्धिक संपदा 43, है ना। तो हाँ 43, तो 43 से याद रखो, तेताल। तो तेताल हम किसको कहते हैं, तेताल हम कहते हैं जो तेज आदमी होता है, जिसमें बुद्धि बढ़िया होती है, कहते हैं बहुत तेताल है, बहुत तेज है। तो जिसकी बौद्धिक संपदा ज्यादा है वो क्या है, वो तेताल है। तो तेताल से याद हो जाएगा 43, सब याद हो गया। वाह मोदी जी वाह, क्या ट्रिक बताई है, क्या ध्यान रखने का तरीका है। आत्म क्या कहते हैं उसको, आत्म प्रशंसनीय स्वभाव से बचते हुए आप ध्यान रखोगे क्या, कि तेताल किसको कहते हैं, तेताल कहते हैं इसकी बुद्धि तेज होती है। तो इस हमारी रैंक कितनी है, 43, 43, है ना। चलो, पिछले साल 42 थे, कोई बात नहीं। कौन सही है, हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया है। 55 देशों की सूची में भारत 43 लोग, मतलब बुद्धि वाले लोग, तो दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलो,
प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट वही 40-42 प्रश्न करेंगे, क्योंकि इसमें भी लगभग 80 प्रश्न हैं। एक कक्षा में कर लेंगे, फिर एक अगली कक्षा में कर लेंगे, ठीक है। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई अर्थव्यवस्थाओं को बदल रहा है, सबको पता है बदल रहा है, तुम क्या बता रहे, है ना। लेकिन साथ ही असमानता के जोखिम भी बढ़ रहा है। हाल ही में जारी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 चेतावनी देती है कि एआई प्रगति का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। तो 7 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड द्वारा प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट जारी की गई है। प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का केंद्रीय विषय विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस रिपोर्ट के अनुसार 2033 तक एआई बाजार मूल्य इतने डॉलर का हो जाएगा। हालांकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञता तक पहुंच कुछ ही अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित रहेगी। सिर्फ 100 फर्म मुख्य रूप से अमेरिका और चीन में वैश्विक कारपोरेट R&D खर्च का 40% हिस्सा रखती हैं, और ये सब रख रही हैं, कोई बात नहीं। सवाल क्या है, कौन सही नहीं है, किसने जारी की है? अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन UN अंकटाड जारी करता है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत है, पहले से कोई मतलब नहीं है। एआई बाजार का मूल्य 2033 तक, याद रखना, लगभग 8 साल बाद 4.8 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। ये सही है। हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो पहला गलत है ना। तो बौद्धिक जो नवाचार प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट जारी करता है अंकटाड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, तो आतंकवाद से क्या चाहिए? शांति। कौन जारी करेगा? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक स्कोर 4 कारकों पे होता है ना। वर्ष में कुल आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादियों द्वारा कुल मृत्यु, आतंकवादियों द्वारा के घायलों की संख्या, आतंकवादियों द्वारा बनाए गए बंधक, है ना। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यही जारी कर रहा है। शांति सूचकांक भी यही जारी कर रहा था जो पीछे पड़ के आए थे। द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के 12वें संस्करण का जारी किया गया। 163 देशों पर आतंकवाद का अध्ययन है। इस्लामिक स्टेट अब भी सबसे ज्यादा आतंकवादी समूह है ना। चलो, 2024 में विश्व में कुल आधी संख्या से अधिक रही, कोई बात नहीं। नाइजर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, 94-45, इसको ध्यान रखना। सबसे ज्यादा आतंकवाद से कौन पीड़ित है? बुर्किना फासो। यहाँ कोई मुर्गी भी नहीं फांस रहा, आदमी आदमी को फांस रहे हैं सब, है ना। आतंकवादी परेशान कर रहे हैं। भारत 664.11 स्कोर के साथ, 6.411 स्कोर के साथ 14वें स्थान पर रहा है। तो आतंकवादी 14, है ना। जो समझदार बच्चे हिंदी वाले उनको तो ये याद ही हो जाएगा, मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकता। आतंकवादी 14, ठीक है, तो इसको याद रखोगे। भारत में 14वें स्थान पर रहा है, तो आतंकवादी 14, ठीक है। चलो, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उच्च आतंकवाद प्रभावित देशों में शामिल है, तो इसको ध्यान रखना। 14 रैंक है हमारी आतंकवाद शांति सूचकांक में, आतंकवाद सूचकांक में, ठीक है। चलो, कौन सही नहीं है? तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया। 10वें साल ISIS घातंकी समूह है। वैश्विक भारत 6.411 के साथ 10वें पे है, क्या 14 नंबर पे है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल 3 हो जाएगा जो सही नहीं है, बाकी दोनों सही है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, कौन कितना खुश है ना, ये बताएंगे, हम बताएंगे। तुम कैसे बताओगे? रिपोर्ट बताएगी। पहली प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेल बीइंग रिसर्च सेंटर। तो बेल बीइंग, प्रसन्नता, ऐसे ध्यान रख लेना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बेल बीइंग मतलब सब अच्छे रहो, है ना। UNSDSN संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास संस्थान नेटवर्क, इसकी हेल्प से UNSDN, तो ये मैंने याद कर रखा था। प्रसन्नता कैसे? UNSDN, सब दुखी सब सुखी, ऐसे करके याद कर रखा था। तो UNSDSN द्वारा जारी की गई है प्रसन्नता रिपोर्ट, एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड की साझेदारी में जारी की गई है। 20 मार्च 2025 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 जारी की गई। वर्तमान रिपोर्ट 147 देशों पे है। फिनलैंड, तो प्रसन्नता कैसे? यहाँ सब फन है। फिनलैंड मतलब यहाँ सब फन है, यहाँ सब प्रसन्न है। फिनलैंड ही अक्सर इसमें पहले नंबर पे आता है, तो यहाँ सब फन है। समग्र रैंकिंग में अफगानिस्तान सबसे लास्ट है, सबसे दुखी देश है। इस बार की रैंकिंग में दान वाले देशों में इंडोनेशिया सबको खूब दान दे रहा है, सबसे बड़ा दानदाता है। तो इंडोनेशिया कैसे याद रखोगे? इंडोर मतलब डोर में बुला बुला के, अंदर बुला बुला के उसने दान दिया। इंडोनेशिया, यहाँ और हमसे ले जा, है ना। तो इंडोनेशिया याद रखोगे। सबसे अच्छा और संभव जीवन, संतुष्ट जीवन, फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 118। तो फन हम कैसे करेंगे? तो देखो, फन हो रहा है, ये 11 रुपए की प्रसाद है फन लेने के लिए, और बोले देखो फन हो रहा है, ये 8 है, इसे सीधा करना, मासा उल्टा करना, हा हा हा, बच्चे हंस रहे हैं, फन हो रहा है। 118। 2 रखे हैं, बोले इन्हें भी उल्टा कर लो तब भी कोई फर्क ना पड़ेगा, इसे भी उल्टा कर लो तब भी कोई फर्क ना पड़ेगा। तो है ना, है फन की बात। तो हमारी जो रैंकिंग है प्रसन्नता में वो कितनी है? ऐसे ही तो प्रसन्नता आएगी, ऐसे ही कोई कर्तव्य दिखाएगा, बोले इसे करो उल्टा, बोले कुछ नहीं हुआ, बोले इसे करो उल्टा, कुछ नहीं हुआ, तो फन हो रहा है। 118, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो, ये कुछ है नहीं, सिर्फ याद करने की बातें हैं,
बाकी तो सब कथा कहानी है, चलने दो, ठीक है। चलो, फनलैंड मतलब यहाँ सब फन है, यहाँ सब खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत ईमानदारी और भरोसे की भावना को दर्शाने में पड़ोसियों की सहायता से पूरी तरह से बढ़िया नंबर पर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो, फिर वैश्विक प्रसन्नता शिखर सम्मेलन, ये पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल बनेगा, मार्च में हुआ है आयोजन, मियामी, है ना, मियामी फ्लोरिडा। तो प्रसन्न कब तुम होते हो? जब छोटे होते हो तो मियामी मतलब मियाऊ मियाऊ बिल्ली कर रही होती है तो तुम खुश होने लगते हो ना, तो मियामी याद रख लेना, ये याद आ जाएगी माँ बात। अगर तुम भूल जाओगे ना तो तुम कहोगे प्रसन्नता सम्मेलन, अच्छा मास्टर बता तो रहा था मियाऊ मियाऊ बचपन में बिल्ली करती थी तो हम खुश हो जाते थे। मियामी फ्लोरिडा यूएसए में हुआ है, ठीक। और 2024 में लंदन में हुआ था, हमें अभी का याद रखना। प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन 2017 में ही मियामी में ही आयोजित किया गया था। कौन सा सही? हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई है, कतई सत्य बात है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 की समग्र रैंकिंग, भारत 198। देखो सर हम कैसे प्रसन्न हो रहे हैं, ले भाई इसे घुमाइए, सारा 118 रैंक, ओ हो। प्रसन्नता शिखर सम्मेलन का आयोजन मियामी फ्लोरिडा में किया गया, कौन सही है? सभी, ऑप्शन नंबर डी, बी। 2 और 3 पहला क्यों गलत है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस एंड अच्छा, ये इसने नहीं जारी की ना प्रसन्नता रिपोर्ट, तो UNSDSN सब दुखी सब सुखी ने जारी की है, ध्यान रखना। तो पहला गलत हो जाएगा, जल्दबाजी में सवाल गलत हो गए। 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक। चलो, म्यांमार में भूकंप आ गया रे, कहाँ? म्यांमार में, है ना। अभी 2-3 दिन पहले भी भूकंप आया था, कल या परसों आया था, है ऐसे करके सुबह सुबह पलंग हिल रहा था। खैर, साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन, प्रायांश के किनारे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वह स्थान जहां से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। पृथ्वी के अंदर होता है उद्गम केंद्र या अवकेंद्र कहलाता है। वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपस्थ होता है अधिकेंद्र कहलाता है। ये रहा पृथ्वी, भूकंप आया यहां से, यहां पे सबसे पहले पता चला, तो जो केंद्र इस पे है पृथ्वी की परिधि, तो ये क्या है? परिधि। तो परिधि पे जो है उसको हम कह रहे हैं अधिकेंद्र, और जो अंदर से है उसको कहते हैं सेंटर, उद्गम केंद्र, फोकस, ठीक है। चलो, अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री ऊपर होता है। म्यांमार का यह भूकंप सागाइंग फाल्ट के अंश के किनारे आया है, कोई बात नहीं। चलो, तो 28 मार्च को आया था, हमने कोई मदद की होगी तो उसका वो नाम देख लेते हैं, क्या है? कौन पूछेगा? देशांतर वेशांतर कहाँ है, ठीक है। चलो, ये आकी गई म्यांमार में विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। 3 ऑपरेशन पर के आए थे, ऑपरेशन गंगा, यू कैन बाथ इन गंगा, तो यूक्रेन से जो आदमी लेके आए थे 2023 में, पुराना है गंगा। ऑपरेशन सिंधु, है ना, तो दूधू कहाँ हो रही थी? इजराइल ईरान में दूधू हो रही थी, तो हमने वहां से अपने आदमी निकाले। ऑपरेशन ब्रह्मा, बोले चिंता मत करो, ब्रह्मा जी ही सृष्टि को सब कुछ देते हैं, तो तुम्हारा नष्ट हो गया अपन देगा, हम देंगे, कौन? ऑपरेशन ब्रह्मा। इसको भी याद रख लोगे। म्यांमार में भूकंप कौन सही है? 7.7 प्रबलता का भूकंप आया था, है ना, 7.7 प्रबलता का भूकंप आया म्यांमार के संगाइन क्षेत्र में, इसको भी याद रखोगे। इस भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, दोनों सही, ठीक। चलो, ऑप्शन नंबर सी। विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, देखो 2 हमने यूनिवर्सिटी रैंकिंग पढ़ी है, एक यूनिवर्सिटी पढ़ी है QS वर्ल्ड रैंकिंग। तो QS में क्या था? क्यू ने कहां जाएगा? तो MIT अमेरिका जाएगा या IIT दिल्ली जाएगा। दूसरी पढ़ के आए थे QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो एशिया में एक तो क्या था, सिगो, क्या नाम था उसका, चाइना वाले का सिंगोंगा करके कुछ नाम था, खैर जो भी है देख लेना एक बार, वो है। और भारत वाला कौन सा था? तो IISc बेंगलुरु था। अब ये QS विषय आधारित है, तो विषय आधारित में दुनिया भर की बातें पूछे गए हैं, नहीं, ध्यान रख लेना। तो ये पूरी कहानी है। मार्च 2025 में विषय आधारित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। कला और मानविकी विषयों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सबसे श्रेष्ठ है, और इसका कौन है? ये दिल्ली विश्वविद्यालय है। तो हार्वर्ड, दिल्ली यूनिवर्सिटी कला मानविकी में। टेक्नोलॉजी में MIT है, भारत की IIT दिल्ली है। तो जो वहां थी QS में के क्यू ने कहां जाएगा? MIT दिल्ली जाऊंगा, तो वो भी यही है, ठीक है। मेडिसिन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और इसमें भी हार्वर्ड है। मेडिसिन में हार्वर्ड है और एम्स है। कला में हार्वर्ड है और दिल्ली यूनिवर्सिटी है। इंजीनियरिंग में ये इन्होंने दिया ही है जो वहाँ था, ओवरऑल जो है MIT और दिल्ली। फिर चिकित्सा में भारत में तो एम्स है, विश्व में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। इसी हिसाब से साइंस में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु है, तो होगा ही। फिर प्रबंधन में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और भारत में भारतीय IIT दिल्ली है। खैर, विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 हिमनदों और इनकी स्थिति का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जो हम बताती है कितने जो है हिमनद गड़बड़ हो रहे हैं। हिमनदों और हिममंडल की रक्षा के लिए वैश्विक समुदाय को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष पूछा जा सकता है।
एक AI का वर्ष भी है, जो उत्तराखंड PCS में सवाल पूछा था, उसको भी ध्यान रखना। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। सवाल हो सकता है सीधे छपा मिले। यह वर्ष हिममंडलीय विज्ञान हेतु कार्यवाही के दशक, जिसमें यूनेस्को की प्रमुख एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। जलवायु परिवर्तन और हिमनदों का संकट, एंडीज हिमनद, एंडीज पर्वतमाला बताओ कहां है, किस महाद्वीप में, कमेंट में बताओगे। अब तक 30 से 50% तक सिकुड़ चुके हैं। अमेजन नदी के 50% जल के स्रोत थे। अफ्रीका का एकमात्र उष्णकटिबंधीय हिमनद ये सिकुड़ चुका है। पानी की उपलब्धता और संकट ये बता रहे हैं। सब मेंस का डेटा है, मेंस में लिख के आओगे नंबर मिलेगा। ठीक, चलो जलवायु आपदाएं अनुकूलन ये बता रहे हैं कैसे कैसे कार्यक्रम खराब हो रहा है, कौन सा सही नहीं है। यह रिपोर्ट हिममंडल और हिमनदों की विस्तृत व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। जल विकास रिपोर्ट, ध्यान रखना नाम जल विकास है लेकिन कहानी पूरी हिमनद की है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 72% कृषि, औद्योगिक 15% और घरेलू 13% जल का उपयोग करते हैं। ये रहा डेटा, ये डेटा है, वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी ध्यान रखना। कहाँ गया 72% कृषि है। विश्व स्तर पर कृषि में 72% जल उपयोग करती है, औद्योगिक 15%, घरेलू 13%। मोटा मोटा डेटा याद रखना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 नहीं 2025 को घोषित किया है। तीसरा गलत हो जाएगा। कौन सही नहीं है, केवल 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो तो 2025 हिमनदों के संरक्षण का वर्ष, इसको मत भूलना, इसको ध्यान रखना। आगे चले। बाल मृत्यु दर के स्तर और रुझान रिपोर्ट 2024। विश्व में बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 2000 से अब तक वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 52% की गिरावट हुई है। पूरे विश्व में हुई है। ठीक है, उपलब्धि सरकारों और उन सब की है, जो भी कार्यक्रम चला रहे हैं उन सब की उपलब्धि है। 24 मार्च 2025 को बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह द्वारा जारी किया गया। इसके अनुसार वर्ष 2023 में अनुमानित 48 लाख बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु पूरा होने से पहले हो गई थी, जिनमें 23 नवजात शिशु थे। तो तमाम डेटा है। ये डेटा से सवाल, इस प्रकार के डेटा से सवाल नहीं बनेगा, है ना। भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 70% तक गिरावट आई है। 2000 से 2023 तक भारत की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की। वर्ष 2000 में 2023 के बीच नवजात मृत्यु दर में 61% की कमी आई है। तो ये सब भारत की बातें हैं। ठीक है, चलिए। विश्व में शीर्ष प्रदर्शन करता है, कौन सही नहीं है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा बाल मृत्यु स्तर रिपोर्ट नहीं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा जारी की है क्या? नहीं। किसने जारी की है? उल्लेखनीय कमी आई है सरकारों, ये मृत्यु रुझान रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु अनुमान अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी समूह, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं? बाल मृत्यु स्तर रुझान रिपोर्ट जारी की, बाल कोष नहीं और कुछ है, एजेंसी समूह है। तो पहला गलत हो जाएगा। वर्ष 2000 से 23 के बीच में 61% की गिरावट आई है। हमने देखा भी, मैंने आपको मार्क कराया। भारत की प्रगति जो थी, है ना, कहाँ गया? ये है 5 वर्ष से कम 70% की गिरावट आई है, ना कि 61% की। तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सही नहीं है? ए, पहला भी तो सही नहीं है यार। नवजात शिशु में 61% है, माफ कीजिए, 5 वर्ष से कम उम्र में 70% है। बैक कर लेते हैं एक बार, ये देखो 5 वर्ष से कम उम्र के 70% है, नवजात की 61% है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इतना टफ सवाल आएगा नहीं, और आएगा तो किसी का सही नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक, चलो 2000 से 2023 के बीच 5 वर्ष से कम उम्र के 70% बच्चों में गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां रिपोर्ट, तो सबसे ज्यादा अगर शस्त्रों पे खर्चा कर रहे थे तो वो कौन थे? अमेरिका था, फिर चीन था, फिर रशिया था तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर जर्मनी था, 5वें नंबर पे हम थे। ठीक है, चलो अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां रिपोर्ट। सिप्री ने ये जो है वैश्विक पारंपरिक आयुध के हस्तांतरण पर नवीनतम रिपोर्ट जारी की है ना। सिप्री जारी करता है ये सब। वर्ष 2020-24 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक देश कौन कौन से थे जिन्होंने हथियार सप्लाई कर रहे थे? यो है शैतान, दुनिया भर में शांति की बात करता है, बदतमीज, और हथियार सप्लाई में नंबर 1, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 रूस, नंबर 4 चीन, नंबर 5 जर्मनी। हम हथियार सप्लाई किसी को नहीं करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं, लेकिन हाँ ये बड़ा बिजनेस हो सकता है भविष्य में। तो नंबर 1 हथियार सप्लाई कौन है? अमेरिका है, उसके बाद फ्रांस है। ध्यातव्य है कि अमेरिका शस्त्र निर्यात में इतने से इतने % की वृद्धि दर्ज की है, 21% की, जबकि रूस शस्त्र निर्यात में गिरावट आई है क्योंकि वो अपने यहां लगा रहा है ना। फ्रांस ने वृद्धि की है, तो रूस तीसरे नंबर पे है, ध्यान रखना, है ना। दूसरे नंबर पे फ्रांस है। फिर 2013 की तुलना में 3% कम हुई है। शीर्ष आयातक देश कौन कौन से हैं? तो वर्ष 2024 की अवधि में शीर्ष 5 आयातक देश कौन कौन? सबसे ज्यादा निर्यात कौन कर रहा है? अमेरिका। सबसे ज्यादा आयात कौन कर रहा है? यूक्रेन। ये सही जरूरत है। नंबर 2 पे हम हैं, ठीक, यूक्रेन, भारत। सबसे ज्यादा निर्यात कौन कर रहा है? अमेरिका, फ्रांस। आयात कौन कर रहा है? यूक्रेन और भारत।
एशिया और ओशिनिया के देशों में लगातार 33% भागीदारी रही। इसके बाद यूरोप में कोई बात नहीं। यूक्रेन विश्व में सबसे बड़ा आयातक है, ठीक है, सबसे बड़ा आयातक है, इसको ध्यान रखना, वो युद्ध के चलते। भारत शस्त्रों के आयात में शीर्ष स्थान पर था जबकि 1923 में, जबकि 20 से 24 में भारत दूसरे स्थान पर है, तो इसको भी ध्यान रखोगे। भारत शस्त्र आयात में 8% है, इतनी कमी आई है। यूक्रेन की वृद्धि देख रहे हो कितनी है, 9627, इसमें दशमलव नहीं है, मैंने किताब में भी देखा था, 9627% की वृद्धि दर्ज की, कितने हजार गुना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो रूस जो है, भारत के शस्त्रों में मुख्य आपूर्ति कौन है, तो हम सबसे ज्यादा शस्त्र अभी भी रूस से खरीद रहे हैं, उसके बाद फ्रांस से खरीद रहे हैं, फिर इजराइल से, अमेरिका से कम ही लेते हैं, ठीक। चलो शस्त्र रिपोर्ट में कौन सा सही है, यह रिपोर्ट शीर्ष 5 निर्यातक कौन कौन है, अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, चीन है, जर्मनी है, बिल्कुल ठीक है। 2 तो याद रखने ही है, अमेरिका और फ्रांस, फिर रशिया तीसरे नंबर पे है। शीर्ष 5 आयातक कौन है, सबसे बड़ा यूक्रेन, फिर हम है, फिर कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है। 2 इसमें भी आपको याद रखने हैं, यूक्रेन और हम। 2020 से 24 की अवधि में भारत शस्त्रों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका थोड़ी ना था, रशिया है। रशिया हमारा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, हमें सबसे ज्यादा हथियार देता है, फिर हम फ्रांस से खरीदते हैं। तो तीसरा गलत है। हमसे पूछा है कौन सा सही है, तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक आध घटना और देख लेते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025, सर्वप्रथम वर्ष 1995 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है जो कि वाशिंगटन डीसी स्थित विचार द हेरिटेज फाउंडेशन स्थापित करता है ना। फरवरी 2025 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। इतना संस्करण है, इतने देश हैं, 3 देश इसमें सबसे ज्यादा हैं आर्थिक स्वतंत्रता में, लेकिन नंबर 1 कोई नहीं है। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड अत्यधिक उच्च स्वतंत्रता स्कोर है, लेकिन उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया गया है। तो सिंगापुर है सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, तो है ही है सिंगापुर की, छोटा सा देश है, कोई भी आओ कोई भी पैसा ले जाओ, है ना। 70 से 79 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली जो 26 अर्थव्यवस्थाएं हैं वो स्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह है ना। चलो इसके मध्य स्वतंत्र रूप से श्रेणी में इंगित करता है। भारत देख लो कहाँ है, भारत, ब्राजील, जेपी इसी श्रेणी में है, प्राय गैर स्वतंत्र, मोस्टली अनफेयर, इतना स्कोर है, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता में भारत का 128वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आर्थिक स्वतंत्रता 128 कैसे याद रखोगे, आर्थिक स्वतंत्रता, अर्थ की स्वतंत्रता 12 और 8 ध्यान आ जाएगा, कुछ बताऊंगा अभी, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। पिछले वर्ष भारत को 126वां, तो आर्थिक स्वतंत्रता याद रख लेना। 12 में से 8 आदमियों को ऐसे याद रखोगे नहीं, आर्थ 12, 128, 28 आर्थिक, ऐसे कुछ साउंड्स आ रहा है ना, आर्थिक स्वतंत्रता 28 आर्थिक, ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो इस सूची में सबसे नीचे कौन है, उत्तर कोरिया है। सवाल कौन सा सही नहीं है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 का 31वां संस्करण जारी किया गया, बिल्कुल ठीक है। विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है क्या, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है क्या, नहीं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ध्यान रखना, ये विश्व आर्थिक मंच से कंफ्यूज कर सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता तो ये एक जो एनजीओ टाइप है, मतलब एनजीओ नहीं है, नॉन प्रॉफिटेबल संगठन है, वो जारी कर रहा है, तो पहला गलत हो जाएगा। सूचकांक में सिंगापुर सबसे स्वतंत्र है, बिल्कुल ठीक है। भारत 128 है, 28 और आर्थिक स्वतंत्रता 28 और आर्थिक स्वतंत्रता, इसे ध्यान रख लेना। 2 और 3 सही, हमसे पूछा है सही नहीं है, तो केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक क्या है, वर्ष 1993 में एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये भ्रष्टाचार सूचकांक जो है जारी करता है। रिश्वत, गुप्त सौदों और इन सबके दुरुपयोग को रोकने के लिए जारी करता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित अपने अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सचिवालय कहाँ है, जम गई मनी, जहां मनी जम गई वहां सब तो ट्रांसपेरेंसी होगी, मनी है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रख लेना। वर्तमान में 100 से अधिक देशों में सक्रिय रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व कर रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इस दिशा में कार्य करते हुए वर्ष 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रति वर्ष करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी, सीपीआई जारी किया जाता है। अब इसमें वो देख लेते हैं, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 30वां संस्करण है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट न्यूनतम स्कोरिंग ये है, एशिया प्रशांत क्षेत्र ये है। डेनमार्क जो है प्रथम स्थान, तो कैसे याद रखोगे, डेनमार्क में भ्रष्टाचार नहीं है। डेनमार्क अगर कोई देने की भी कोशिश करता है तो उसे मारा जाता है। डेन और मार्क, कोई देने की भी कोशिश करता है तो उसे पीटते हैं, तू भ्रष्टाचार करेगा ससुरे, तो उसे पीटते हैं। डेनमार्क कोई देने की कोशिश करता है तो मारते हैं। भारत कितना है, 96 नंबर पे है ना, 96 नंबर पे है हमारे यहाँ 96। तो भ्रष्टाचार है तो घुमाते हैं,
है ना। भ्रष्टाचार की वजह से लोग घुमाते हैं, तो घुमाओगे कैसे, 9 को उल्टा कर दो 6 बन गया। भ्रष्टाचार में घुमाया जाता है, लोग घुमाते हैं। 96 9 को बना दिया मैंने 6, घुमा दिया। भ्रष्टाचार की वजह से सरकारी ऑफिसों में प्राय ऐसा परसेप्शन है कि घुमाया जाता है, तो 9 को हमने भी घुमा दिया, 6 बना दिया। बात याद हो गई। चलो इनको रटना नहीं है, पेपर में दिमाग में टप से टपकेगा, अच्छा मास्टर कह रहा था घुमा देना वहीं, ठीक। चलो ध्यातव्य कि 2023 के सूचकांक में भारत ने इतनी रैंक थी, हमें अभी की ध्यान रखनी है। डेनमार्क जो देता है उसे मारा जाता है, इसलिए यहां भ्रष्टाचार नहीं है। भारत कितना है, तो भारत में घुमाते हैं, 9 को घुमा दिया 6। वाह मोदी जी वाह। चलो मजा आता है यार क्लास में, तो लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। हाँ सर आनंद आ रहा है, सर बढ़िया सी लग रही है, सर खराब लग रही है, वो भी बता सकते हो, जो तुम्हारा मन करे, स्वतंत्र हो आप कमेंट करने के लिए, है ना। बाकी साझा भी कर दिया करो कौन सा सही है। 11 फरवरी को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया, भारत 80वें नंबर पे है, क्या 80वें पे है मास्टर, अभी तो तुमने बताया घुमाते हैं, तो हमने घुमा दिया था। दूसरा गलत है, कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। फिर आगे चलते हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक, रूस युद्ध और ये सब है, ठीक है। तो आज की क्लास हम अपन यहीं तक रखते हैं, है ना। आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, हमने यहां तक देख ही लिया, है ना। कल से जलवायु जोखिम सूचकांक के आगे चलेंगे। आज हमने लगभग 42 प्रश्न कर लिए हैं, 80 प्रश्न लगभग हैं। अगली कल की क्लास में कर लेंगे, कोशिश करूंगा डेली आपको आई दृष्टि मिलती रहे। तो कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी रिवीजन साथ साथ करते रहिए, मैं 20 तारीख तक एक किताब कंप्लीट करा दूंगा, आप लोग रिवाइज साथ साथ करते रहें, या तो किताब से, या आपको लगता है वीडियो से ज्यादा हेल्पफुल होता है, किताब से पढ़ने का मन नहीं करता, वीडियो में प्रश्न भी मिल जाते हैं, तो वीडियो से कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। रिवाइज करते रहिए, समय बहुत कम है, पढ़ते रहिए। इस समय जितना पढ़ेंगे, जितना चीजें रिकॉल हो जाएंगी, वो सब एग्जाम में चली जाएंगी, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। बाकी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्त सखा मित्र मंडलियों में भी अवश्य साझा कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।